Hanji, good afternoon, everyone. Before starting the session, just please tell me if I am audible. Audible, sir. Okay. और बाकी please switch on your cameras also. Everyone, जिनके लिए भी possible है, please switch on your cameras. Then only we can get maximum out of this session. Okay. First of all, I just want to welcome you all. Again, this is our third session. इससे पहले शिवानी मैम के साथ हमने सेशन लिया था टॉकिंग अबाउट द बेसिक जो हमारा इंटरव्यू में आपके रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. दैट वाज अबाउट पर्सनालिटी कि किन किन चीज़ों पे आपको काम करना है. छोटी छोटी चीज़ों के बारे में शिवानी मैम ने बात करी थी और उसका रिकॉर्डेड सेशन कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे, बट आज हमने यूट्यूब पे डाल दिया है. तो जिन स्टूडेंट्स का मिस हो गया था, दे कैन वॉच दैट सेशन और आराम से उसको देख सकते हैं. yesterday also we had a Q&A session. कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए थे. क्यों सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, क्या स्ट्रेंथ वीकनेस हो सकती हैं, कुछ केस स्टडी टाइप भी लास्ट में हमने एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया था. तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी रहा था. और आज अभी नितिन सांगवान सर ज्वाइन करेंगे. इट विल बी टेकिंग अराउंड 5 मिनट्स. तो 2:05 का उन्होंने मुझे बोला है. सो ही विल बी ज्वाइनिंग इन 5 मिनट्स. टिल देन बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. शगुन, नीलू, यश, जयंत, अंजू, अलका, जो भी हैं, हृदय, मोनिका, क्योंकि इंटरव्यू वाले सेशन में बिना वीडियो के देयर इज नो पॉइंट. आप बैठ के भी सुन के भी क्या कर लेंगे. वीडियो खोल के बैठ जाओ, आराम से सुनते रहो. यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू फेस पीपल. अदरवाइज हम इम्प्रूव कैसे करेंगे अपने आप को ना, वो भी आपको देखनी पड़ेगी. ठीक है. उसके अलावा 2-3 अनाउंसमेंट जो एचपीएससी की तरफ से आई हैं, तब तक मैं आपको वो बता देता हूँ कि एक तो शेड्यूल आप लोगों का आ गया है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट. 10 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, 14 को खत्म हो जाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. ठीक है. तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज राइट नाउ. और डीएसपी का आपका जो फिजिकल मेजरमेंट का उन्होंने रखा है, दैट इज ऑन 7th. तो मॉर्निंग 9 o'clock आपको पहुंचना है. सेम एचपीएससी में ही आपको जाना है और वहां पे मेनली हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट वो करेंगे. मेनली वही रहता है. और आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का तो वहां नहीं है. सिंपल जो भी एडमिट कार्ड उन्होंने सबके लिए पब्लिश किया है वो, प्लस एक आईडी कार्ड आपको लेके जाना है. उसमें नोटिफिकेशन में सब बता रखा है. उसके अलावा जैसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी आई है, दैट इज एक रिजेक्शन लिस्ट उन्होंने निकाली है. इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो कमीशन करता है, जिसमें 33 स्टूडेंट्स उनके रोल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं और अलग अलग कारणों से उनका कैंडिडेचर प्रोविजनली अभी कैंसिल कर दिया गया है. बिकॉज ऑफ, हो सकता है आपने मार्कशीट नहीं डाली है, कैटेगरी सर्टिफिकेट डिफरेंट हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जो कमीशन ने आपसे मांगी थी 10th 12th सारी, तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो आप लोगों को टाइम दिया गया है 4 तारीख तक का 12 बजे तक का. तो तब तक जो भी डॉक्यूमेंट है अपना रेडी कर लीजिए. और किसी का नाम अगर रोल नंबर उस लिस्ट में है तो प्रायोरिटी बेसिस पे जस्ट डू दैट. क्योंकि बिल्कुल लास्ट टाइम है, किसी चीज को मतलब जितना बेस्ट से बेस्ट ट्राई हो सकता है उतना कर लो. ठीक है. अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाती है तो ऐसा देखा भी गया है, कमीशन कैंसल्स द कैंडिडेचर. दे डू नॉट केयर कि मतलब अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं तभी आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नो. एंड दे हैव एवरी राइट टू डू. उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपके पास होने ही चाहिए. ठीक है. तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी. उसके अलावा आज हम मेजरली इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं और अगले 10 दिन में ऐसा क्या किया जा सकता है प्रैक्टिकली. और नितिन सांगवान सर के बारे में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ इन द मीन टाइम, जब तक वो ज्वाइन करते हैं. कि नितिन सांगवान सर चरखी दादरी से ही बिलोंग करते हैं एंड ही क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 times.
13, 14 एंड 2015। 2013 में उनको मतलब उनकी रैंक 300 के आसपास थी, 200 300 में थी। ही वॉज गेटिंग IRS, बट उनकी प्रेफरेंस में डेनिक्स ऊपर था, तो डेनिक्स उन्हें अलोकेट हुआ था। सेकंड टाइम जब 2014 में उनका सिलेक्शन हुआ, ही गॉट सेलेक्टेड इनटू IRS के बाद नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम जब सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया रैंक 28 एंड वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन इंटरव्यू ऑल द 3 टाइम्स। 195 190 ये उनका स्कोर रहा है। और हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी नितिन सर का सिलेक्शन हुआ था। ही वाज अलॉटेड द पोस्ट ऑफ तहसीलदार, और वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन, वन ऑफ द ग्राउंड टू अर्थ पर्सन मतलब अपने हरियाणा में। एंड मतलब ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो। वो स्कूल में भी मेरे सीनियर थे, घर के पास में ही रहते हैं, तो जब भी किसी भी लेवल पे स्टूडेंट्स को गाइडेंस की आवश्यकता रहती है तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल। तो अभी आई थिंक मे बी 1 or 2 minutes he will be joining. Till then, अनुपिंदर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? प्लीज आस्क। सर ये पूछना था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के लिए? डॉक्यूमेंट आपको ईमेल आएगा, उसमें सारी चीजें बता रखी होंगी, और मैं भी एक वीडियो बना दूंगा बाय टुडे और टुमारो, तो उसमें बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना चाहिए। मेजरली क्या है कि 10th की सर्टिफिकेट आपकी है, 12th की सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें अपलोड किए हैं ना, वही ओरिजिनल लेके जाने हैं आपको। वो बस चेक होंगे और आपको वापस कर दिए जाएंगे। एक कॉपी आपको लेके जानी है, अटेस्टेड कॉपी। अटेस्टेड कॉपी को वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स दे जस्ट कीप, समटाइम्स डू नॉट। और जो भी आपने उसमें आईडी कार्ड आपका दिया है, उस आईडी कार्ड की आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं? ओके, शिवानी, आयुष, रवि, कोमल, हृदय, अनुपिंदर, पूजा। ठीक है, अराउंड 20-21 पीपल। ठीक है, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। okay. देखो, फर्स्ट टाइम में काफी चीजें रहती हैं कि और क्या उनका सेटअप रहता है, उसके रिगार्डिंग भी आई हैव मेड ए वीडियो। नितिन सर इज ज्वाइनिंग। हेलो, नितिन भाई, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ अमित, आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून। ओके, नितिन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अगेन, एंड आल्सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर गाइडिंग द स्टूडेंट फॉर HCS इंटरव्यू। सो मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, और कुछ चीजें जो मेरे एंड पे थी मैंने बता दी है। सो आप अब आराम से मतलब जो भी जिस हिसाब से टेक ऑन करना चाहते हैं, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। ओके, चलो थैंक यू अमित। और दूसरा है ना, आई थिंक आई वुड start this thing with directly taking questions, because I believe that you have very less time. Interviews are starting from 10th and most of you must have got your schedules also. तो आपका जो डाउट है ना वो पूछ लो आप सीधे, ताकि तसल्ली हो जाए सबको कि भैया क्या करना है, कैसे करना है। बेसिक थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग ऑल। इसमें एक इंटरव्यू है तो इंटरव्यू शब्द किसी के लिए नया नहीं होगा। उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी अभी तक आप लोगों ने थोड़ा मोड़ा होमवर्क तैयारी कर रहे हो तो कर ही रखा होगा। आपके डाउट्स पूछ लो आप। आई अंडरस्टैंड कि अमित ने भी इंटरव्यू दिया, ही मस्ट हैव शेयर्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स विद यू, एंड आई आल्सो अपीयर्ड फॉर HCS इंटरव्यू वंस, तो some things I know from that experience, so I would try to help you out. So maybe you can ask one by one. I think that way we can proceed. जिसका जो भी डाउट है, you can raise your hand and उस हिसाब से we will be allowing, but please switch on your camera. जो भी डाउट पूछना चाहते हैं अपना एक बार कैमरा जरूर ऑन कर ले। क्यूबिट, यस क्यूबिट कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज आस्क। Good afternoon, sir. Sir, my question is regarding some constitutional bodies and
eroding of their independence. So in such questions, if they ask till what extent can we directly or indirectly refer to the executive's interference in such matters. For example, if we take election commission, so recently the uh, law has been passed regarding their appointment, but judiciary had another view earlier. So how to tackle such questions where there is some kind of rift between judiciary and the executive, and what position should we take? तो जहाँ पे है ना इंस्टीट्यूशनल इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके हिसाब से ही आंसर करना है। पहली बात तो आप उनको बोल दो यार कि अपने यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है, नाइदर जुडिशरी नॉर लेजिस्लेचर नॉर एग्जीक्यूटिव, नन ऑफ देम इज द सुपीरियर मोस्ट। कई जगह पे आप लोगों ने सुना होगा कि मान लीजिए कि जहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी रहती है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे पार्लियामेंट या जो भी लेजिस्लेचर ने जो कानून पास कर दिए, उसके बाद में वो चीज फाइनल वर्ड होती है, उसमें उसके बाद में कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का वगैरह का स्कोप नहीं होता। वहां पे लॉजिक ये रहता है कि क्यों क्यों रहता है ऐसा, क्योंकि वहां पे ऐसा मानते हैं कि जब लोगों ने चुन ही लिया सरकार को और सरकार चुनी हुई आई है और एक प्रोसेस ड्यू प्रोसेस से कानून बन रहा है, तो उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं होता है। बट अगेन डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट सिस्टम, तो अपने यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात रही कि उनके बीच में क्या कुछ छोटे मोटे तनाव होते हैं या फिर क्या उनका इंटरप्रिटेशन का या वटेवर जो भी रहता है, बट in that also all the institutions are working within the boundary of constitution. So we cannot say just because there is an agreement what was stated in the law and what was the judicial interpretation of that, we cannot say that either of the institutions is wrong, ठीक है, because that actually they also derive their power from the constitution. They cannot go beyond constitution. Even in Supreme Court, if you must have read, then एक बार कई बार सिंगल बेंच होती है, ठीक है ना, फिर वो सॉरी सिंगल जज की बेंच होती है, फिर वो कंस्टिट्यूशन बेंच होती है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो कंस्टिट्यूशन बेंच जो होती है वो जनरली एक वाइड रिप्रेजेंटेशन से होती है, ऐसा नहीं है कि एक जज बैठा है उसने अपनी मर्जी से बोल दिया। इट इज वाइड, उसमें जो डिसीजन रहता है दैट इज टेकन बाय you can just say that there may be difference of opinion, but I think institutions are working within their boundaries. I think you had two questions in your one question. You started with the executive and erosion of institution, and secondly, then you veered off towards the perhaps. I think you are implying that there is some kind of tussle between the government and the judiciary. So that was the answer of the second part, and the first part regarding erosion. I think terming it erosion would be slightly, slightly an exaggerated view, according to me. Maybe the institutions sometimes they don't function in the way in a developing country or in an evolving democracy that we should say. Okay. So it might happen, that sometimes rules are perhaps not interpreted in the way, and in political elections in countries like us, if you become very harsh in enforcing say a model code of conduct, then in that process also you might end up hindering the electoral process. The participation may become low, the parties may not be able to campaign effectively properly. And if you have observed in all these cases, when the complaints are raised, then they go through a proper channel, and the election commission has taken actions also. If I may cite the example of the former high court justice who was actually barred for campaign, and he was say from the ruling party or whatever. So you can cite some examples like these examples, the institutions are actually taking actions also, but maybe they are not as per the expectation of the public at large, or maybe opposition or whatever. But and such actions are not that harsh for even say opposition parties also. You will not hear some candidates have been barred for campaigning completely. If you read, if you might have read even the outline of the model code of conduct, then it prohibits personal attacks also on the politicians, but personal attacks are rife across the political campaigns of all the parties. So in those cases also across the parties, election commission is generally not very harsh, for the simple reason that if they inhibit a candidate from campaigning, then that will be a tragedy, than
than the other thing. They simply reprimand the party whatever party people, position holders, and they warn them, okay, you don't do it again, and you can pass this message on. Nitin sir, this question is also relevant in the context of, because Election Commission of India, they have formed a committee for electing the members, and also in the context of RTI. तो अगर थोड़ा थोड़ा आप उनके बारे में specifically बता दें तो that will help more. What was that? I didn't get. सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जैसे अभी एक कमेटी बनाई गई है 3 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए. yes. तो उसको भी, हाँ जी. एंड सेकंड जो आरटीआई में डाइल्यूशन करे गए हैं सैलरीज को लेके, टर्म को लेके, तो उसको लेके भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं. नहीं, ठीक है, वो देखो उसमें क्या है कि आप लोग अपना थोड़ा सा एक व्यू ले सकते हो कि दिस obviously any action that has been taken by a legislature, there is always a scope of improvement. ठीक है ना? You can always say कि suppose instead of 3 members, if you include more, then there will be more transparency, more accountability, more representation, blah blah blah, everything. Okay, but again, this decision was taken after due deliberation or after due process, whether it is in terms of passing a legislation or whether in terms of anything. Okay, तो वो जब हुआ है ना, तो you ought to have faith in that. You cannot be at all the time very skeptical in that. आप लोगों ने वो लोग चुने हैं, आप लोगों ने वो पार्लियामेंट इलेक्ट की हुई है, और फिर उन लोगों ने जो किया है, अब उसके ऊपर उंगली उठाना, then you can raise a finger on almost anything, or you can raise a finger on the constitution also, that this thing should not happen in the constitution. तो वो अपन को नहीं करना है कि what is wrong. Yes, you can give this kind of answer, but that possibly there can be a better way in hindsight. But yes, it has passed through a due process, and it has the acceptability stamp of acceptability through parliament, and it has passed the test of judicial scrutiny also. So वो जब दोनों हो गया, then there is no much scope, right? And the same is case with RTI also, right? Because RTI, what the public perception may be, the provision is being diluted, but there is also the other side of administrative experience. ठीक है कि उन लोगों ने administrative feedback जो आती है कि भैया इसमें ये होना चाहिए. Every legislation also has a scope of misuse also. So maybe in some instance it is being misused, or maybe they want to balance out the administrative efficiency and the right of public to know. I don't know what are the exact provisions which are being proposed, which you are terming as they will lead to dilution. I haven't read, I'm not aware, but I mean this kind of a generic argument can be there. And why I'm saying these kind of things to all of you, because you people cannot actually go after each and every single question and prepare an answer for that. You people, all of you should be, and the second reason is that because we have very less time. So in that, I will urge all of you to prepare a very generic, simple answer. ठीक है? अपने आंसर को थोड़ा सा इस तरह से रखना कि वो हर सिचुएशन में बेस्ट हो पाए. आपका जो एक आंसर देने का तरीका है और जो आपकी ओपिनियन है, वो मैच्योर लगनी चाहिए. हमको सबको नहीं मालूम होगा कि कि कौन से प्रोविजन है और उनका कितना भैया क्या रहा है. Somebody may not know them, right? But at least fundamentally, you should be very clear that this is the process and this is how things happen in this country, and that's it. आर्गुमेंट करना तो उसको एंडलेस ले जा सकते हो आप लोग, ठीक है, बट एक मैच्योर व्यू आपका दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसेस. हाँ, अपने प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस हो गया यार. देखो अपने तो 2 सदन है यार, दोनों सदन से कानून को पास होना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद में कितनी डिबेट्स भी होती हैं उसके ऊपर में. अब डिबेट आपके सांसद नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप ज्यादा मतलब नहीं बोल सकते ना, कमेंट नहीं कर सकते कि भैया नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं. ड्यू प्रोसेस से होती है सारी चीज. ऐसा नहीं होता कोई किसी सरकार ने ऐसे ही पीछे के बैकडोर से ऐसे ही लेजिस्लेशन ले आए वो कर दिया, ठीक है, वो तो नहीं हो रहा है. हृदय please. Sir, good afternoon, sir. Sir, I had 3 questions. Sir, first was थोड़ा सा पास आ सकते हैं हृदय, आपकी आवाज हल्की कम आ रही है. I can hear him. It's okay. Yeah. Sir, first was about neck movement. When the invigilator or when the panel members are saying something and can you respond by a nod like this so that they get to know that you are getting aware of that fact. Sir, second question was in terms of the hand movement. There were some instances where we were told that it should be still and there should not be any movement of even this sort as well. And
Sir, third was that if the chair is sticking to some sort of argumentation, like for example, if I have public speaking in my resume and in my DAF form, so if he's trying to test my debate, I am not aware if he's trying to test my debate, but if I think that this argument is something which is going on an endless direction, how to avoid or end that direction so that it does not become very heated from any end. So, ठीक sir, बात। these three questions. तो देखो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो तो बड़ा आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द आंसर ऑफ दैट। कुछ ऐसा एबनॉर्मल सा नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे अभी आप बैठे हुए हैं एंड इफ यू आर मेकिंग टू मच हैंड मूवमेंट एंड हैंड मूवमेंट आइडियली शुड नॉट बी गोइंग बियॉन्ड योर लैप, ठीक है ना? ओके ओके आपके जो लैप में अपने हाथ रखे हुए हैं ना, यस सर, आप अपने हाथ में धीरे धीरे कर लो उसमें, आई थिंक देयर इज नो इशू इन दैट, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन आपके हाथ फिर ऊपर हो जाने लग जाते हैं एंड इट अपीयर्स यू नो कि आपकी छाती जो पेट से थोड़ा सा ऊपर आके ऐसा होना लग जाता है ना, इन दैट केस फिर वो समझ में आता है कि बंदा थोड़ा सा कूल नहीं है, थोड़ा एजिटेटेड हो रखा है, या फिर वो आप स्पीच दे रहे हो ना किसी के सामने खड़े होके, इन दैट केस व्हेन यू आर वांट टू इवोक द इमोशंस ऑफ अदर पीपल, इन दैट केस इट्स ओके, बट और यू वांट टू यू नो you want to explain in such a manner that कि ना कि आप उसका साइज के हिसाब से you want to enlarging your hands or something, वो जब ऑडियंस वाइडर ऑडियंस के सामने ठीक होता है वो, लेकिन वन टू वन कन्वर्सेशन में है ना नहीं करे तो इट्स बेटर। एंड रिगार्डिंग नोडिंग ऑफ एक्सेसिव नोडिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नोडिंग किस लिए होती है हमारी यार? दीज आर जेस्टिकुलेशंस, आई मीन जो कि है ना कि आप लोग व्हिच यू ट्राई टू शो कि दैट यू आर engaged in that conversation because interview is a conversation. So in a conversation, if you see that you are able to maintain eye contact, if you are okay, you are putting a bit of smile as per the sentence that has been uttered by the interviewer, तो उस केस में लगता है कि हाँ बंदा सुन रहा है यार, he is intent, he is you know on the same page as the interviewer. These are for those. It should not appear कि भैया बंदा excessively ऐसे ही किया जा रहा है because he is a very conformist. No, I mean आप दिखो कि भैया मैं सुन रहा हूँ आपकी बात ध्यान से, मेरे को समझ में आ गई है, yes, till that it is okay. And I think and the second part of your this thing question which was regarding what you were saying? Sir, actually the chair is trying to engage in an argument बार-बार है ना, तो प्रोवोकेशन का क्या है यार, मतलब आप शांत रहो यार, ठीक है? चार पांच चीजें हैं करने की उसको कि सर दिस इज एज फार एज आई नो एंड दिस इज एज पर माय बेस्ट नॉलेज सर। if we are docile but he is more dominant and trying to dominate. यहाँ पे दोनों word I think the use of both the words are wrong. I mean you are not supposed to be docile in the interview and he is not supposed to be dominant. ठीक है? They can be provocative and you can be calm. These are two appropriate words कि वो provoke कर रहे हैं आपको और आप काम रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो काम रहो अपना यार, yes, ठीक है ना? Sometimes it is deliberate also. They want to provoke you. यार ये क्या हुआ? They would sound very highly skeptical. यार ये क्या करते? सरकार ने भी खराबी किया है ना, ये आग लग गई यार, क्यों तुम अधिकारी नहीं कर पा रहे इसके लिए, है ना? इतने लोग मर गए हैं, तुम लोग तो yes everybody is corrupt यार, everybody is this thing. No, what you are saying is wrong. Then you can you know try to rationalize what you think, but beyond a limit I think you should not be engaging in the conversation for the simple reason interview के लिए आपको 15-20 मिनट मिलेंगे जी, अगर if you consume that 15-20 minutes in one issue then actually you are harming yourself because you are not utilizing that window of 15-20 minutes in answering as many questions and you know showcasing what you are, ठीक है, rather than you are trying to prove a point. So we have to avoid that proving a point, ठीक है, and risk 1 mark in the interview, that is okay for me, rather than engage that conversation and clinch that 1 mark in my favor but miss you know say 20 marks in interview. So that is the basic rationale why we should not be engaging in a conversation in a way that may you know lead to a greater damage to our interview for the personal this score. Yes sir. Yes. Okay. Swarnima. और भाई हिंदी पूछ लियो, हरियाणवी में पूछ लियो, है ना, सारी चीज कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि न्यू लगे कि भाई अंग्रेजी में बात होने लग रही है तो भाई अपन पूछना को नहीं, हिंदी में बात करो, हरियाणवी में बात करो,
अंग्रेजी में बात करो, जो मीडियम से बात करनी है वो बात करो। बाकी दिल्ली वगैरह बाहर के बालक हैं, कोई पंजाबी के हैं तो पंजाबी आती नहीं है, बाकी राजस्थानी और चल जाएंगे, ठीक है ना। गुजराती भी चल जाएगी, गुजराती भी चल ठीक। हाँ, जशमीत पाहवा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज आस्क। Good afternoon, sir. हाँ जी। Sir, I wanted to ask, when we introduce ourselves, so I personally, when we often tell our strengths, so how far it would be right if I say that I consider myself to be an upright and a woman of principle? Because I have not been in a public life, so I have instances from my life, but they are not that big to say that I am a woman of integrity or a woman of honesty. But I do have small instances from my school life or from my college life where I showed my ethics. So how far it would be correct for me to show my strength, or like I believe myself to be a woman of uprightness? ठीक है, पहली बात तो है ये बात बोलनी नहीं है आपको कि आई एम अ पर्सन ऑफ से इंटीग्रिटी, क्योंकि आप में से जितने भी अभी 58 लोग जुड़े हुए हैं ना, अमित को और मेरे को छोड़ के, सबको इंटीग्रिटी वाला होना ही है यार। Yes, sir. Sir, but my question is, you often tell. Just a second. Yes, sir. देखो, कुछ होते हैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स किसी भी काम के लिए, ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। These are not your strength, right? वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। Yes, sir. वो तो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती अपनी। Yes, sir. तो आप सभी लोग कभी भी है ना इंटरव्यू में इस चीज का बखान मत करना कि मैं सबसे इंटीग्रिटी वाले, सबसे फलाने दिमके वाले हम लोग हैं। वो तो भैया आपको होना ही है। Yes, sir. राइट, हार्ड वर्किंग भी होनी है। Yes, sir. आप जाएगा कि बिना हार्ड वर्किंग के यार आप हार्ड वर्किंग नहीं हो और आप आ जाओ खाली खाट पे बैठ के वहाँ पे ऑफिस में खाट डाल लेना, वो नहीं बोलना है पहली बात कर किसी को। और दूसरी बात मैं आपको एक सजेशन और भी देता हूँ, जब भी आप इंट्रोडक्शन दो ना तो उसमें इस तरह से स्ट्रेंथ वगैरह की बात करना ही नहीं खाम का। इंट्रोडक्शन में सिंपली अपने बारे में बताओ, अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ, अपना इंटरेस्ट वगैरह बताओ। इंटरेस्ट से बियॉन्ड मत जाना आप कोई भी। उसके कारण ये है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम वैल्यूज वाले एरिया में घुस जाते हैं ना दोस्तों, वैल्यूज समझ रहे हो ना आप, ये वैल्यूज है अपनी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, फलाना दिमका, ये वो वैल्यूज वाले एरिया में घुस जाओगे ना तो वैल्यूज के लिए किसी को कन्विंस करवाना सामने वालों को, इट इज ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जहां पे आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक द अदर पर्सन कन्विंस्ड। जैसे कि आपने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन से प्लेइंग टेनिस, ठीक है ना, देन ही विल आस्क यू ओके यू आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टेनिस, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा सामने वाला है, कहाँ तक खेल रहे हो, किस जगह खेल रहे हो, कौन सा टूर्नामेंट किया, ये किया वो किया। इन दैट यू विल बी इजीली एबल टू कन्विंस द अदर पर्सन। इंटीग्रिटी आपने बोल दिया, मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे कि यार क्या आपकी इंटीग्रिटी है, ठीक है ना, आप मेरे को बताओ कि आपने है ना 5 इंस्टेंसेस पिछले एक वीक में कौन से ऐसे किए जहां पे आपकी इंटीग्रिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई हो, चलो बताओ अभी मेरे को। Yes, sir. Sir, my question is that only that like integrity would be a very harsh word to say. That's why my question was ki I won't use the term integrity, but something that pacifies my qualities. So this was my particular question to you, that I won't use the term integrity. That's why I asked ki I would either use the term principle or uprightness. However, that's what my basic question was to you. So if you have said, I would try to abstain to say that. Yes, all of you should abstain from saying, you know, using values. ठीक है ना? Yes. याद रखना आप लोग सभी है ना, जब तक आपको है ना गले में डाल के वो पूछे नहीं ना, आपसे निकलवा ही ना आए कि भैया बताओ कि है ना कि आपका है ना आई मीन है ना अपराइटनेस के बारे में पूछने लग जाए, तब तो आप बता दो कि सर यस, वो पूछे कि आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन, वो लगे yes I am an honest person, ठीक है ना, again then you should be knowing कि what does honesty mean. Honesty also means कि you should be accepting your you know whatever limitation you have, ठीक है, वो honesty वहाँ दिखती है। Honesty doesn't mean कि you know that's why there are two different terms like honesty and integrity, right? तो आप उस एरिया में जहां तक हो सके वेंचर मत करना।
अगर वेंचर करना पड़ जाए तो ठीक है, आप जितना हो उतना उसको ऑनेस्टली बता दो. अगेन दिस टर्म ऑनेस्ट इज इंपॉर्टेंट हियर. And I will not say कि है ना कि all of you have to cite very big examples, like I saved multi this ये मैंने बचाया भैया, ये ऑर्गेनाइजेशन को इतना बड़ा बेनिफिट करवा दिया. तो आप उसको इतना ही बोल सकते हो कि सर जी सर आई एम ऑनेस्ट, टू माई सेल्फ आई एम ऑनेस्ट, आई ट्राई टू डू माई वर्क एज हार्ड मतलब एज डिलीजेंटली एज पॉसिबल. मैं इतना टाइम पे उठता हूँ, आई ट्राई टू रिमेन पंक्चुअल, एंड दैट्स व्हाट दैट्स द काइंड ऑफ ऑनेस्टी दैट आई ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इन माई ऑल द वर्क्स. ठीक है ना. I try to be honest with myself. I try to be honest with others. ठीक है ना. Maybe sometimes I'm lazy, but sometimes I procrastinate. In that case, also you are showing your honesty. Yes, you are an honest person. That you are not trying to present yourself as a goody person. Okay, वो एक होना चाहिए. All of you are actually very very normal human beings. You are not saints. First of all, आप कोई में से संत धर्मात्मा का इंटरव्यू के लिए हम नहीं जा रहे हैं. आप एक नॉर्मल नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. ये दिमाग में रखना है आपको. ठीक है. I think the public discourse is such that the debate tends to be focused upon the integrity and all these things are of very high premium in these services, which is actually true. ठीक है. लेकिन interview is not just about that. Interview is also about that how are you going to perform your duties, how you are going to balance your work and professional life and personal life. ठीक है. तो इस तरह की सारी चीजें है ना आपको ध्यान में रखनी है. इस चीज का बहुत हवा अपने दिमाग में नहीं घुसा लेना कि यार के सामने वाले के दिमाग में इंटीग्रिटी बड़ी घुसी हुई है, उसको है ना सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी एक ईमानदार आदमी को अंदर घुसाना है. यार वो अपना एफर्ट भी इसमें ज्यादा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको मालूम है यार कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज समबडीज इंटीग्रिटी एंड ऑल दीज थिंग्स इन दिस लिमिटेड विंडो, एंड दैट्स व्हाई दे शुड आल्सो नॉट वेस्ट देयर टाइम, रादर देन दे शुड बी फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन सम अदर क्वेश्चंस, और रादर लुकिंग फॉर समबडी who given these given these conditions and these expectations, बाकी सारी चीजों में बोलने चालने में, उसके व्यवहार में, उसके बातों के जवाब देने के तरीके में, ठीक है, और उसके आम तौर पे जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में, ये सारी चीजें है ना बंदा ठीक ठाक मिलता है, देन वी आर ओके. द बॉटम लाइन इज कि हाँ बंदा भैया ठीक ठाक ही होगा, एग्जाम दे के आया, ईमानदारी से सब दिख रहा है तो ठीक ही होगा बंदा. राइट. नितिन साहब, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. डायरेक्टली वैल्यूज आपसे नहीं पूछी जाएंगी जैसे सर भी बता रहे हैं, और बताना भी नहीं है, क्योंकि एक वो अपने देसी भाषा अपने में मियां मिट्टू तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, वो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है. और सेकंड चीज, ये वैल्यूज जो जज करी जाती है, फॉर एग्जांपल आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि भाई मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कुछ एक केस आया, आप कैसे उसको डील करेंगे, तो जो आप आंसर करेंगे उससे आपकी ये जो वैल्यूज हैं वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट करके they can judge, but not directly asking and judging, because as sir said it is very difficult. बस वो उसमें इतना ही है, बोस्टफुल साउंडिंग मत करना आप लोग कोई भी ना किसी भी चीज में शुड नॉट बी साउंडिंग बोस्टफुल. कई बार मैं आप लोगों को बताता हूँ सभी को कि आपका सब कुछ अच्छा होते हुए ना कई बार है ना सिर्फ एक सेंटेंस या एक वर्ड का यूज है ना कई बार पूरा इंटरव्यू को धराश कर देता है. ठीक है. वो देखो आप और अगेन मैं आप लोगों सबको एक बात फिर से बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ कि इंटरव्यू में का जो खेल होता है ना सारा, वो इंटरव्यू में ना नंबर कटने मत देना. आप इंटरव्यू में नंबर लेने की सोचने की बजाय आप इंटरव्यू में नंबर नहीं कटने देने की थोड़ा दिमाग में रखना. आप सब लोग एक कॉर्नर में, अगर आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे ना एवरेज से ऊपर, तो मैं गारंटी से लिख के देता हूँ आप सबके आएंगे, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने थोड़ी ईमानदारी से अपनी तैयारी करी है. इंटरव्यू में नंबर जो कटवाते हैं ना अपने, वहां पे प्रॉब्लम होती है. जैसे कि आपने है ना भैया आपने बात बोल दी जिसमें आदमी की है ना इंटीग्रिटी डाउटफुल हो गई, या फिर आपने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे कि आपकी वैल्यू सिस्टम एक्सपोज हो गया आपका, आप जेंडर बाइस दिखने लग गए हो, आप कास्ट बाइस आपका सामने आ गया है, या फिर आपका मतलब मे बी आपका कम्युनलिज्म, व्हाटएवर, आई मीन एनीथिंग. ठीक है ना. आपके बायसेस जहाँ पे सामने आने दिखने शुरू हो जाते हैं ना उसको सामने वाले बंदे को, ठीक है, इमेच्योरिटी दिखने लग गई उसके बंदे की, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा नुकसान होता है. तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बोला था कि वैल्यूज की जहां बात है यू शुड बी वेरी केयरफुल, एंड वो सामने वाले को हैंडल नहीं देना है वो चीज का. और जैसे ही आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, दैट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी टू गाइड द इंटरव्यू इन द डायरेक्शन दैट यू वांट द इंटरव्यू टू गो. तो उस टाइम पे आप हॉबी के बारे में बात करो ना यार अपने बारे में. ठीक है जी, मेरा तो ये करता हूँ मैं, इस तरह से करते हैं हम. ठीक है.
एंड उसमें भी आपको कोई ऐसी बात नहीं बोल देनी कि जी आई एम अ वेरी ग्रेट सोशल वर्कर एंड यू नो कि मैं तो भैया तो बोलेंगे यार कि आप समाज सेवा कीजिए ना, आप यार नौकरी क्यों करने आ रहे हैं? ठीक है, आप समझो ये नौकरी है, ये नौकरी है, दिस इज नॉट समाज सेवा। आपका आंसर अपने आप बढ़िया दिखेगा। सर जैसे कल भी एक सवाल आया था कि कुछ लोग इसको मिशन समझ लेते हैं कि मैं ये चेंज कर दूंगा, वो चेंज कर दूंगा, एंड दे जस्ट ट्राई टू रिफ्लेक्ट दैट आल्सो इन देयर आंसर्स, तो वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार। क्योंकि उसमें क्या होता है कि यार वो जो लोग बैठे होंगे ना आपके सामने, वो बेचारे है ना उम्र के ऐसी दहलीज के ऊपर में है, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। ठीक है, वो चाहते हैं कि प्रैग्मेटिक आदमी आए यार, मतलब जो काम की बात करे। ठीक है, आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, maybe we can ask Shubham we can ask Sarunima. Let ladies first. Sarunima, okay sir. Thank you sir. So मेरा question ये है कि since I'm not from Haryana and I'm from Delhi, तो I fear that there could be questions जहाँ पर हमको on ground knowledge इतनी नहीं है of certain districts. तो ऐसे questions में हमको किस तरह से respond करना चाहिए first thing, and to avoid any कंफ्यूजिंग सिचुएशन, अभी ऐसा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि थोड़ा मिनिमाइज हो ऑकवर्ड सिचुएशन ऐसे क्वेश्चंस में? नहीं, आप बोल दो कि सर आई हैव नो आइडिया ना अबाउट दिस इशू। अच्छा सर, अगर वो नॉर्मल गवर्नेंस मैटर से रिलेटेड हो, एक जेनेरिक सा भी अगर आंसर हो तो। जी सर, देखो मोटे-मोटे इशू तो नेशनल मीडिया में हाईलाइट हो ही जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली हरियाणा का पानी का इशू, ठीक है, फार्मर एजिटेशन, सेक्स रेशियो हरियाणा में, राइट, एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन और हरियाणा, वो भी आपको मालूम ही होगा। इसके बियॉन्ड ऐसा आता है कि जी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ना, ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? तो आप बोल दो ना कि यार कि सर आई एम सॉरी, मे बी इट्स फ्रॉम माय नॉलेज, सो आई एम नॉट अवेयर। और सर अगर वो बाय चांस क्या ऐसा होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कि वो इंडिकेशन करना चाहें फॉर अस टू टेल फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, एंड अगर हम दिल्ली बोलते हैं तो कुछ नेगेटिव इंप्रेशन जाता है या ऐसा कुछ? ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। सेलेक्ट हो रहे हैं, आई थिंक पिछले साल भी बच्चे सेलेक्ट हुए। इवन पिछले साल दोनों एचसीएस में फर्स्ट रैंक, वन वाज फ्रॉम पंजाब, दिस ईयर ही वाज फ्रॉम राजस्थान। व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट? ये तो निकाल दो है ना, ये तो आई थिंक ठीक है सर, थैंक यू। और ऐसे एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जिसके ऊपर में अपना कंट्रोल नहीं है ना, उनके बारे में वरी करके करेंगे भी क्या? तो सपोज वो करेंगे भी, वो तो क्या करोगे? ओके, शुभम, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? आपका माइक ऑफ है शुभम, प्लीज स्विच इट ऑन। आवाज आ रही है सर? हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते, जैसे अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था तो रोड जो ब्लॉक हो गया था, ठीक है, तब उसमें अगर वो पूछ देते हैं कि क्या वो लीगल था, नहीं था, तुम वहाँ पे रहते तो क्या करते, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है? मतलब हमें तो ये नहीं पता, मतलब कि बताना है कि लीगल है या नहीं है। बता दो कि सर ये तो इस तरह का, इट इज अ वेरी लार्ज, मतलब है ना, वेरी लार्जर इशू, ठीक है, जिसमें आई मीन द डिसीजन ऑफ it has to be taken in a wider consultation with higher authorities also. So I will be doing whatever you know they ask me, पहली चीज। दूसरी बात रही कि बात वो लीगल था नहीं लीगल था, तो आप बोल दो उसको कि भैया एक बेसिक प्रोटेस्ट करने का, ये करने का राइट तो डेमोक्रेसी में नहीं होगा तो कहाँ होगा? दूसरी बात। तीसरी बात, फिर आप मुद्दों पे आ जाओ सीधे कि एक्चुअल में क्या है इशू, ठीक है? ओके सर, कि एक्चुअल में इशू क्या है, फिर उस मुद्दे के ऊपर में जो मेरिट के हिसाब से आप बात करो मुद्दे के ऊपर। यस सर। हटाना नहीं हटाना वो भी आपका एसडीएम का निर्णय नहीं होता एक्चुअली, ठीक है? अगर वो सरकार के लेवल पे बात करें तो कई बार क्या होता है कि आपको तो उस चीज के दोनों इवेंचुअलिटीज के प्रोज एंड कॉन्स आपको इवेल्युएट करने हैं। प्रोज एंड कॉन्स क्या है यहाँ पे? अगर मान लो कि उन्होंने जाम किया हुआ है तो क्या उसमें नुकसान हो रहा है, और अगर आप हटवाओगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन आपको ना दोनों चीजें देखनी है दोस्त, और पॉलिटिकल जो भी बॉसेस रहेंगे आपके, उनको भी दोनों चीजें देखनी है कि भैया इनको रहने दें यहाँ पे, लेट देयर पेशेंस वियर आउट एंड लेट देम मूव आउट ऑन देयर ओन,
the first thing. Second thing, let us apply force and let the situation become volatile and let more people die, and then now maybe 1,000 farmers are gathering there on one road, and then what will become, there will be 10,000 farmers on 10 roads. Which situation you are preferring right now? तो वो चीजें है ना, जो इस तरह के डिसीजन होते हैं वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं करना है. तो ये आप बता दो कि सर सिचुएशन के हिसाब से मे बी सर आई इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर इन दिस मैनर, बट definitely I would have to consult my higher ups in that situation, and given the sensitivity I have to take a call. ठीक है, आप इतना बोल दो उनको. अगर सिंपल होता तो हट जाते ना यार अब तक तो. नितिन सर, एक और सवाल रहता है, जैसे कई बार हम पूछते हैं ना कि अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप क्या करना पसंद करेंगे, किस फील्ड में करना पसंद करेंगे, या व्हाट एरियाज विल यू वर्क अपॉन. इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़े वेग और मतलब बड़े आंसर्स आते हैं, तो उसका भी एक आइडिया दे दीजिए. इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें भी अगेन ये नंबर कटवाने वाला क्वेश्चन है. ठीक है ना, ये जैसे कि हम समहाउ अमित के साथ में हम कई बार जुड़ते हैं इस तरह के वर्चुअल सेशन में, तो उसमें कई लोग क्या करते हैं यार कि उनके आंसर है ना बड़े ही थोड़े से ऑफ ट्रैक होते हैं. ऑफ ट्रैक में कहने का मतलब क्या होता है कि जो चीज यार जिस चीज को आप प्रायोरिटी पे लेना चाह रहे हो ना, वो चीज होनी ऐसी चाहिए कि वो प्रायोरिटी लायक है. ठीक है, मान लो कि मैं किसी से पूछूं कि भैया क्या है आप प्रायोरिटी तो कुछ भी हो सकती है किसी की. ऐसा मत बोल देना कि यार कि पहले मैं है ना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूव करेंगे. तो देखो भैया, इस देश में आज के दिन भी है ना शिक्षा और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है हर जगह पे. तो आप इनके अलावा कोई भी और आंसर दोगे ना, तो वो आंसर के बारे में आपका बहुत ही ऐसा लॉजिक होना चाहिए, या तो आप इतने बड़े हैं ना, आप क्या बोलेंगे, योर कन्विंसिंग स्किल्स आर सच रिफाइंड और सच अ हाई लेवल कि आप सामने को कन्विंस कर दो कि भैया मैं तो भैया रोड बनाऊंगा पहले, सबसे पहले ना, बाकी सब जाए भाड़ में. पहले तो मैं बिजली दूंगा गाँव में ना, बाकी जाएंगी चीजें भाड़ में. तो उस तरह का आंसर इफ यू आर गिविंग, तो ये देख लेना कि भैया आप जो 5 लोग बैठे हैं तो आप अकेले उनको है ना अभिमन्यु बन के 5 को पानी पिला के ही फिर उस रूम से बाहर निकलोगे टाइप से. अदरवाइज तो प्रायोरिटी क्लियर है जी, उसमें तो डाउट रहना नहीं चाहिए किसी को. नितिन सर, एक ये भी होता है कि मतलब यहाँ पे इवन विदाउट नोइंग वी जस्ट ट्राई टू गिव जनरल आंसर कि कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगी, वो लाइन भी हम ऐड करके उसको आंसर को थोड़ा नहीं लेना है. Because since you are not in the system, you don't even know कि what is the duties, responsibilities and work of an SDM or say collector or whatever. नहीं घुसना उस चीज में यार. अपने को जितना मालूम है जी SDM होता है, कलेक्टर होता है, मोटा ये लोग करते हैं कुछ है ना, हो सकता है माई परसेप्शन इज करेक्ट और नॉट, और उसमें कुछ चीजें अज्यूम भी कर लेते हो कि आपकी भैया ठीक है SDM है ना, उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी दखल है, हेल्थ में भी दखल है, कोई गलत बात नहीं है उसमें. ठीक है, बता दो जी कि मैं हम तो देखो जी, मेरा तो आम अनुभव ऐसा है, मैं 2-4 बार सरकारी अस्पताल में गया हूँ, तो साहब मैंने देखा है कि ऐसे चीजें हैं. फिर उसको बंदे को क्या लगेगा कि यार ये बंदा एक्चुअल में पब्लिक लाइफ से टच में भी है. ठीक है, इसने देखी भी है यार कि लोग है ना वहाँ पे एक ओपीडी बैठी है, उसमें लाइनें लगी हुई हैं, 150 लोग बैठे हुए हैं, और आप गए थे उसमें दवाई नहीं मिली, उसकी टेस्ट नहीं होते वहाँ पे, टेस्ट के लिए बाहर भेज देते हैं. तो वो बोल देना कि जी है ना आई विल ट्राई टू स्ट्रेंथन इट. अब ये अलग क्वेश्चन है, देखो कि भैया वो सप्लाई उस बंदे की गलती नहीं है, डॉक्टर की एक्चुअली, वो जब आती नहीं तो दिखा कहाँ से, वो टेस्ट है वो वहाँ पे होते ही नहीं है तो करवाएगा कैसे. टेस्ट होते हैं, सरकार ने बोला है कि होंगे यहाँ पे, लेकिन उसका जो केमिकल डलता है उस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए, रिएजेंट वगैरह वो सारी चीजें है नहीं वहाँ पे. समझ गए आप? तो वो इतना नहीं पूछेंगे आपसे, वो आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि भैया आप वस्तु स्थिति से परिचित हो या नहीं हो, आपने जिंदगी में कुछ अभाव देखा है नहीं देखा है, या फिर वस्तु स्थिति क्या है वो भी बताना पड़ेगा. हाँ, वो दूसरों का अभाव देख के आपने कुछ एम्पैथाइज किया है नहीं किया है, वो ये देखना चाह रहे हैं आपसे. ठीक है, आप पब्लिक सर्विस तो आई होप यू गोट माय पॉइंट. कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत लंबी थोड़ी लिस्ट भी मत बोल देना, हमेशा लिमिटेड रखना अपने आंसर्स को. ऐसा मत बोलना ये 8 प्रायोरिटी मेरी, बोले अच्छा ठीक है, अब 8वीं के बारे में बताओ तुम पहले. तो ट्रैप मत छोड़ना. अगेन ये मैं कह रहा हूँ ना, नंबर लूज करने वाला है, जितना ज्यादा आपने उसको
उसको वाइड कर दोगे अपने प्लेटार को उनके लिए, then more choices will they have and the more chances they will have to reject your recipe. तो अपने जो बेस्ट चीज आती है अपने को उसको वही बताओ, उसको जरूरत होगी पूछ लेगा, 2 ही है, तीसरी और बता भैया। नितिन सर जैसे एक और चीज है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आपके भी आंसर्स हमने देखे थे, बच्चों के साथ भी शेयर किए थे, तो ज्यादातर आंसर हम स्ट्रक्चर्ड रखें 1 2 3 में, वो ज्यादा बेटर रहेगा जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। जहाँ पे मतलब क्वेश्चन इस तरह का है व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, तो व्हाट आर, जब बहुवचन ही हो गया तो उसमें तो यार 3 ही चीजें बताओगे ना। जब उसने पूछा ही क्वेश्चन बहुवचन में है कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज व्हेन एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और से एज एसडीएम, तो हां गौरव। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। सो मेरे 2 लिंक्ड क्वेश्चंस हैं बेसिकली। मैं पहले यूपीएससी एस्पिरेंट था, तो अभी मेरे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो एक तो पहले यही है कि सर गैप ईयर्स काफ़ी हो गए हैं, तो उसको एक तो जस्टिफाई कैसे करें, और सेकंड सर जैसे बीच में मैं लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जैसे इवैल्यूएटर इस टाइप का रोल मैंने इंटर्नशिप्स टाइप ये जो होते हैं फ्रीलांसिंग वर्क इस टाइप से किया हुआ है, तो क्या ये बोलना मतलब इंटरव्यू में सही रहेगा या नहीं? बिल्कुल ठीक है यार, आदमी को पेट तो पालना है, पेट पालने के लिए जा रहे हो। यस सर, उसमें कुछ गलत नहीं है, जो सिचुएशन है ना उसको बता दो, है क्यों शर्माना उस चीज के बारे में, जो हम हैं वैसे है ना भाई। मैं एक वो सुना है कि एक बार एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, तो ट्रैफिक के उसने रोड पे, तो कह रहे कि भी तेरी स्पीड ज्यादा थी, तूने दिखा नहीं, मतलब स्पीड ज्यादा थी, बोर्ड नहीं दिखा स्पीड का, ऐसा बोर्ड तो दिख गया पर आप नहीं दिखे कहाँ थे। तो दिस इज एक्चुअली द पॉइंट है ना, तुम बोलोगे यार कि मैं तो ट्राई कर रहा था यार सिलेक्ट होने की, नहीं किया किसी ने, व्हाट इज माय फॉल्ट इन दैट, ठीक है ना। तो मैं करता रहा भैया, आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया कभी, अभी फिर से मौका दे रहा हूँ आपको सिलेक्ट करने का, यू सिलेक्ट मी। तो यू हैव टू बी ऑफ दैट अप्रोच कि यार ठीक है भैया अटेम्प्ट हो गए, कब उसमें से घुस जाते हैं कब निकलते हैं उस चक्रव्यूह से कई बार पता नहीं लगता उसमें, ठीक है ना। इट इज लाइक टाइप ऑफ विशियस सर्कल बोल लो, पर उनको फिर बोलो जी फिर बोलेंगे कि कैसे वेस्ट कर दिया, वो कर दिया, बोलते सर वेस्ट नहीं किया, कोशिश कर रहा था बाकी जगह पे भी, है ना, एक और जगह जो मेरे को लगी कि है ना कि भाई जो मेरे टारगेट्स थे, मेरे गोल थे लाइफ में, उससे अलाइन कर रही थी, उन चीजों में पार्टिसिपेट किया एकदम, लाइक मे बी ईपीएफ और व्हाटएवर जो भी आपके आते हैं 2-4 ईपीएफसी वाले। फिर बोल दो कि नहीं हो पाया, तो फिर अभी मैं पैरेलली इस तरह के अपना रोजगार करने के लिए कर रहा था, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके सर, थैंक यू। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को, एंड एवरीथिंग व्हिच यू हैव इज योर स्ट्रेंथ अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ चीज ना हो। गिल्ट फील नहीं करना है, टाइम वेस्ट रोहित फलाना हो गया, आ भी जाते तो क्या मतलब, जो लोग पहुंच गए उनके बारे में क्या जानते हो, क्या कर दिया उन्होंने, बताओ ना 5 लोगों के नाम। सर आपका तो सुना है बहुत। अरे वो सुन लिया तो उन्हें यार, ठीक है, मतलब चलो मेरे बारे में बता दो कुछ, तो नहीं बता पाओगे, बताओ मेरा नाम सोशियोलॉजी की बुक्स पढ़ रहे हैं, आपके नाम सुन सकते हैं आप यार, फेमस इनफेमस सब होते हैं, उनका नाम सुनते हो, तो ऐसा नहीं है, वो गिल्ट नहीं लेके आना है अपना, एक तो है ना, किसी भी चीज को लेके आप में से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम जॉबलेस, आई एम दिस थिंग, मेरे ये डिसएडवांटेज है लाइफ में, ठीक है, तो वो गिल्ट नहीं लेके आना, ये गिल्ट नहीं है, दीज आर सर्कमस्टेंशियल थिंग्स, ठीक है, which are absolutely normal, or I think there should not be even a thought about that. You can say whatever you want, जो मन में आता है वो बोल दो भैया कि मेरा तो ऐसा है जी, हाँ ठीक है, मेरा तो ठीक है, घर वालों का सहारा है, अभी तक चल रहा है जी, अभी तक तो चला रहा हूँ, ठीक है, तो कर रहे हैं सर मेरे पेरेंट्स सपोर्ट मेरे को भी, ठीक है, there is nothing wrong in that. रोहित कुमार। हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मेरे 2-3 पॉइंट्स है सर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। सर पहले तो सर मैं अपने इंटरव्यू को सर मेरी जॉब की तरफ ले जाना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने जब बीटेक किया उसको काफी टाइम हो गया है, और सर मेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो सीआईएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर थी, और उसके बाद सर मैं कस्टम्स में गया था एज ए इंस्पेक्टर, और अभी राइट नाउ मैं आई एम वर्किंग इन एजी हरियाणा अंडर सीएजी। तो सर एक मेरा ये जो यहाँ पे सीएसएफ वाला पार्ट है, सीएजी में आप ये कस्टम वाले के थ्रू डेपुटेशन पे हो या फिर अलग से? सर आफ्टर गिविंग द टेक्निकल रेजिग्नेशन आई जॉइंड कस्टम्स। कस्टम में ही आप सीएजी में हो ना?
नहीं सर, पहले मैं सीआईएसएफ में जॉब करता था सर, और उसके बाद मैं कस्टम्स में गया, और उसके बाद मैंने दोबारा एक एग्जाम दिया है, उसके बाद मैं हरियाणा में आया हूँ सर। आई वाज वर्किंग इन मुंबई, सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू द हरियाणा स्टेट आई reappeared for CGL, SSC CGL, so through that I got divisional accounts officer in that. अच्छा, आप डिविजनल अकाउंटेंट हो अभी, ठीक है। जी हाँ, जी वही सर तो जी। बता रहा हूँ ना कि आप ये तो तीसरी पोस्ट होगी ना आपकी। हाँ हाँ जी, तो सर मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि सर माय फादर इज अ रिटायर्ड डेप्यूटी कमांडेंट फ्रॉम CRPF हम्म, and another member in my family is in Indian Army as major. सर मेरे ऊपर अगर ये क्वेश्चन आता है कि when you are having such a background where you are already in CSF and your family members are in armed forces, so why did not you pursue for the armed forces, है ना? तो कभी किया था, नहीं हुआ। सर मेरा इसमें एक एक ये भी डाउट है, कह सकते हो, और उसके बाद बोल सर नहीं है, ठीक है, व्हाट सर मैं इज डिस्कस ये एक तो ऐसा डिस्कस हो, करना चाहता सुनो हूँ। सुनो, अगेन इसका जो नेचुरल आंसर दे दो ना यार। मान लो आपका मन नहीं किया, नहीं किया यार। सर नेचुरल आंसर इसका एक्चुअली कुछ और है, उसको मेरे को आपको डिस्कस करना है हाँ सर। हाँ, तो एक्चुअली सर क्या, इन द मीन टाइम ये मैंने एग्जाम दिए थे सर, तो आई गॉट रिकमेंडेड इन असिस्टेंट कमांडेंट UPSC, बट सर वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। कोई बात नहीं है, उनके पास हाँ, तो सर मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इस चीज को हाइड करके सिर्फ ये बोलूं कि आई ट्राइड फॉर। होल्ड ऑन। पहली बात तो देखो यार कि ये हाइड नहीं है ना, वो जो चीज आपसे पूछेंगे यार वही तो आप जवाब दोगे ना यार। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस फॉर योरसेल्फ, ठीक है। वो उसका तो देखोगे यार, कोई वो नहीं होता है ना। अच्छा, ये उनको कैसे पता लगेगा कि यार कि आपका असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ था, आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं मतलब अगर वो ऐसा सर, मैं एक प्री एज्यूम कर रहा हूँ क्वेश्चन कि आपका आर्म फोर्स बैकग्राउंड है, तो क्यों आपने परस्यू नहीं किया? आप आर्म ऑलरेडी फोर्स बैकग्राउंड कैसे पता लगेगा यार? फादर की तो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, बाकी कुणबे कहाँ पूछता है यार कोई? जी वो तो ठीक है सर, जैसे मैं CSF में था। तो डेफ में कहाँ लिखा हुआ है? चाचा का ही बताओ, कोई बताओ, ताई का बताओ। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की सर ब्रदर है जैसे, तो इस लिखा हुआ है कहीं? डेफ में है भी ऐसा कहीं? नहीं वो तो तुम यार आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन करोगे तो होगा तुम्हारे साथ। जी। और अगेन मैं कह रहा हूँ ना, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना जिनमें आपको लगता है यार गलती हो गई असिस्टेंट कमांडेंट का छोड़ के, लाइफ की सबसे बड़ी, अरे तो छोड़ भी दिया तो छोड़ दिया यार, नहीं मन था मेरा उस टाइम पे यार, जो मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी इस जॉब के प्रोफाइल के बारे में, उस जॉब के उसके बारे में, ठीक है ना। तब समहाउ मेरे को लगा, मैंने दोनों कंपेयर किया, जो मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन और वो वाली, आई फेल्ट बेटर प्रेजेंट सिचुएशन, आई डिडंट गो। merely a pay scale is not the criteria to join or not join a job ना। अगेन आपको अपने जो डिसीजंस हैं वो भी ऑन करने पड़ेंगे, एंड एक्सेप्टेंस, जैसा हम बात तुमने क्यों डिसीजन लिया था सपोज उसमें, क्यों नहीं जाना तुम्हें? सर एक्चुअली उस टाइम में मेरा सिविल सर्विसेज का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब मैं कस्टम्स में था सर, मैंने देखा कि क्या होता है IRS, मुझे उससे पहले कुछ आइडिया नहीं था, तो सर मैंने फिर उस टाइम प्लान किया कि मैं ड्रॉप करूंगा जॉब को और प्रिपेयर करूंगा सर। तो बस इन द इससे बढ़िया रीजन क्या होगा बताओ? बोल दो यार, वहां जाता तो मैं ट्रेनिंग में इसमें फंस के रह जाता जी, मेरे को चांस नहीं मिलता, मेरे को फीडबैक ऐसे मिलेगी, बड़ी रगड़ाई वाली ट्रेनिंग होती है और बाद में भी ड्यूटी जब भी होती है वो भी इतनी आसान नहीं होती है, तो आई वुडंट हैव बीन इन अ पोजीशन टू परस्यू यू नो माय लार्जर दिस थिंग, आई डिडंट डू दैट, दैट्स इट। यस सर। सर अनदर क्वेश्चन इज दैट सर, जैसे जिस डिपार्टमेंट में करेंटली वर्क कर रहा हूँ अंडर AG हरियाणा AG हरियाणा के अंडर, तो सर अगर वो मुझसे पूछते हैं व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन द सिस्टम व्हिच यू हैव सीन, है ना, इन द डिपार्टमेंट व्हिच यू आर वर्किंग, तो सर मतलब मैं जो इसकी शॉर्टकमिंग्स होंगी सर उसको बड़ा मतलब छोटा ही रखना होगा सर ऑब्वियसली, कि हां छोटा यस है ना, नोट माइक्रो शॉर्टकमिंग्स इन दैट आल्सो। माइक्रो शॉर्टकमिंग पता है क्या होता है कि जैसे हमारे ऑफिस में जो फाइल मूवमेंट का सिस्टम है ना, और जो ये वाला ना, ये थोड़ा बड़ा खराब है। नोट लाइक दैट, आप एजी वाले में हो तो उनको ये बोलो ना यार कि जो ऑडिट वगैरह होते हैं जी देखो उनका ना वो नहीं होता, ये नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब मे बी यू कैन से कि मैन पावर शॉर्टेज होती है, उसकी वजह से इतना डिटेल्ड हम ऑडिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो बड़ा एक सरफेस के ऊपर में रहता है। तो इस तरह की दो चार बात उनको बोल दो which may actually require you know some policy intervention or whatever, because rest of the thing जो छोटी होती है ना, वो तो ऑफिस के लेवल पे आपके जो भी इमीडिएट वो हायर अप्स होंगे, they can easily handle those things, right? जी सर। गौरव चौहान, उससे दो फायदे होंगे इस तरह का आंसर करने का। पहला तो ऑब्वियसली यही होगा कि they will feel good about it कि this guy who is actually not in a very senior position but he has a big picture of the you know objective of this organization, ठीक है। उनको पता है कि ये इसको ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है एक्चुअली। उनका मतलब ये है कि बहुत माइक्रो चीजों में घुसो, उनका ये है कि भैया मोटी मोटी चीजें आपकी हैं क्या, तो उसको पता लगता है कि बंदे को मालूम है,
ठीक है, that will work actually in your favor. Yes sir, thank you sir, thank you. Okay. गौरव चौहान. सर मेरा हो गया था क्वेश्चन, अभी मैं Okay. I forgot to register. Which is Rawat, I think Preeti. whatever. Rawat. सर मैं प्रियंका रावत हूँ सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे ये पूछना था सर कि मेरी जॉब पोस्टिंग जो है मेवात है सर। 5 साल से मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ आंगनवाड़ी में। तो मैं ये पूछ रही थी सर कि जैसे अपना इंट्रो जब दूं तो पूरा इंट्रो इस पे शिफ्ट करना और इसी से क्वेश्चन फ्रेम मतलब हो सके, ये पॉसिबिलिटी रखना, ये ठीक रहेगा क्या सर? ना ना, आप इतना ही बोलो उसको कि करंटली आई एम पोस्टेड इन एज आंगनवाड़ी सुपरवाइजर इन मेवात, बस। ठीक है सर। और यहाँ पे सर मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ पोस्टिंग। मैं जो बोल रहा था ना एक लाइन की, भैया आपका जी सर की अपॉर्चुनिटी, आपको इंटरव्यू को गाइड करने का एक अपॉर्चुनिटी है जी सर। तो यार उसको जबरदस्ती नहीं कर देनी उस चीज के साथ में ना। ठीक है सर। एक रूटीन और एक यूजुअल इंट्रोडक्शन की तरह इंट्रोडक्शन लगनी चाहिए। ठीक है सर। नेचुरल सी हर एक किसी का इंटरव्यू को एक मार्गदर्शन देना, उसका मतलब मेरा ये था कि उसमें कोई है ना फालतू बात नहीं कर देनी है। जी सर। वैल्यूज की तरफ नहीं मुड़ जाना है। उसमें कोई बिल्कुल ही मंडेन या बिल्कुल बोरिंग चीजें इस तरह की नहीं घुसा देनी है। आपको जो बातें का मतलब जो कीवर्ड्स आपको उसमें ड्रॉप कर देने हैं, दे आर स्मार्ट इनफ टू पिक फ्रॉम दैट। ठीक है सर। We should leave to them whether they want to ask or not. It is not always also that whatever you say in your introduction, the keywords will be picked up by them. It is not always the case. Maybe they are not interested, asking about what your job profile is, what you do. वो हो सकता है ना ही पूछें उसमें, but they might ask. So this is an opportunity window that we have to create for ourselves, but we should not be working really, overtime in creating that window. तो बहुत ज्यादा उसमें ऐसा नहीं कर देना है कि भैया जी मैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हूं साहब, है ना, और मेरे यहाँ पे इतना ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे इतना माल न्यूट्रिशन है, फलाना ढिमका है, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दैट, है ना, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट इनटू दैट। फिर उसको क्या लगेगा कि ये है ना, शी इज एक्चुअली, है ना, शी इज एक्चुअली बीइंग स्लाइटली पुशी। और फिर आप देख लेना वहां पे कोई बड़ा अधिकारी बैठा होगा ना, और उसको लगेगा कि यार कि मेरे से इतनी जूनियर अधिकारी है एंड शी इज ट्राइंग टू बीइंग पुशी विद मी, दो शी इज इन सिस्टम, शी इज प्लेइंग ओवर स्मार्ट। वो किसी को नहीं कर देना है आप में से। बट सर थोड़ा तो इंट्रो हम अपना बता ही सकते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट्स नहीं है। यू आर एन आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, दैट्स इट भाई, दैट्स ठीक है। मेवात भी आपको नहीं ऐड करना है। नहीं, मेवात ऐड कर दो सर, मेवात इज ओके, यू कैन ऐड मेवात। सर अभी क्या है नितिन सर कि उन्होंने लोकेशन के लिए बिल्कुल मना कर रखा है कि आप कोई भी लोकेशन नहीं बता सकते। आई डिडंट नो दैट, इफ दे आर सेइंग कि यू डोंट हैव। ये सर मेरा होम टाउन नहीं है, ये मेरा जॉब पोस्टिंग है सर। होम टाउन तो मैंने बताया है। कोई भी लोकेशन, चाहे पोस्टिंग की है, कॉलेज की है, होम टाउन की है, कोई लोकेशन आप नहीं बता सकते। भाई आप ये पढ़ लेना, है ना, कहीं ऐसी गलती मत कर देना, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कि चीजें इतना हुई हैं, नहीं बोली हुई है तो आप बोल दो, नहीं अगर मना किया हुआ है तो यू बेटर रिफ्रेन, है ना। यस सर। हां, कोमल तबर। ओके, हृदय। हेलो। हाँ जी कोमल, गुड बताइए। आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू दिया था तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बॉटनी में है, पर उन्होंने क्वेश्चंस ना जूलॉजी के पूछने स्टार्ट कर दिए मुझे, और मेरा बैकग्राउंड है नहीं उस सब्जेक्ट पे, तो उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें? क्यों पूछना शुरू कर दिए होंगे आपके हिसाब से उन्होंने? सर इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों उन्होंने जूलॉजी के क्वेश्चंस आंसर मतलब पूछने स्टार्ट कर दिए। क्योंकि है ना, कहीं के लिए जूलॉजी बॉटनी सब एक है यार, बायोलॉजी है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें इतने बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे ना मुझे। ओके, टेक्निकल थे तो दे माइट मे बी, आई डोंट नो, तो हो सकता है बोल नहीं सकते। हां, नहीं बोल तो नहीं सकते कि हाँ ये इसका नहीं है, बट यू कैन से कि सॉरी सर, इस थोड़ा स्मार्टली आंसर कर दो कि सॉरी सर, सिंस दिस इज नॉट फ्रॉम माय फील्ड ऑफ botany and it's from zoology, so maybe sir I am feeling कि I don't know, I haven't। सर उन्होंने एक साथ मुझसे 5 या 6 क्वेश्चंस पूछे टेक्निकल जूलॉजी के, और वो कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे और उसको ड्रैग कर रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ, तो उस टाइम इंटरप्ट कर दो ना कि सॉरी सर, आई थिंक दिस क्वेश्चन, सिंस दिस इज नॉट फ्रॉम माय बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम जूलॉजी बैकग्राउंड एंड
I don't know sir answer to this. This is from botany or what zoology, sorry, जो भी है सर मतलब। रूट तो साउंड नहीं होगा ये? ना रूट साउंड नहीं होगा ना। एक क्वेश्चन कर दिया तो वो गलती से हो सकता है कई बार, है ना, और दूसरे क्वेश्चन पे तो आपको फिर इंटरप्ट कर ही देना चाहिए उनको, है ना। ओके सर, थैंक यू। देखो इसमें दो रिस्क है ना आपके। पहला रिस्क ये है कि you sound very ignorant about your own field and you spoil your chances of interview, first risk. Second risk is कि you interrupt them and maybe they are at mistake and maybe they have confounded, you know। कई बार होता है ना कि यार कि हम कैजुअली किसी की बात सुनते हैं तो लगता है कि अच्छा बॉटनी, अब मेरे जैसा आदमी जिसको बॉटनी जूलॉजी के बारे में इतना फाइन डिफरेंस नहीं है, बायोलॉजी 12th के बाद में समझे ही नहीं चीजें ज्यादा, तो कई बार वो जो होता है उनमें। और कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को भी लगता है कि यार कि मे बी शी सेड दिस थिंग, है ना, बिकॉज दीज आर टू सिस्टर ब्रांचेस, तो मे बी you don't know कि by what you know reason they are asking this question, so it is always better to have this opportunity of correcting them politely। हंस के बोल दो यार कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ, pardon me but I am a student of, you know, zoology and if I am not wrong then this question is from botany and I have a very limited understanding of this area, so I sorry sir I don't know this question। बस बात करो। ओके सर, थैंक यू। हाँ हृदय, आप कुछ पूछना चाहते हैं फिर से? सर एक ये क्वेश्चन डाउट था कि अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट देखो मैं एक बात रुको भैया, आपको रोकूंगा हृदय। देखो यार मैंने जितने भी क्वेश्चंस के आपके अभी तक जवाब दिए ना, आप में से ये बताओ कि इनमें से जवाब कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितने जवाब थे? था कोई नहीं होगा यार। दूसरी बात, कितने जवाब ऐसे थे विच आर मेकिंग सेंस, जो कि आपको सुनने के बाद लग रहा है कि यार ये तो ईमानदारी से जवाब दिया यार, ये तो ऐसा ही सही जवाब है, लेकिन दिया है मतलब वो सीधा सिंपल सा ईमानदारी से जवाब है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है, आप लोग जो सोचते हो ना, एक्चुअली वो पहला थॉट आदमी के दिमाग में हमेशा सही आता है, हमेशा। वो तो बाद में हम उसको शुगर कोटिंग करने के चक्कर में कई बार अपना जवाब गलत हो जाता है। तो अवॉइड शुगर कोटिंग, अवॉइड बीइंग आर्टिफिशियल, आपका ठीक हो जाएगा इंटरव्यू। चलो अब पूछो। सर ऑप्शनल और जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो अलग है, तो अगर वो क्वेश्चन पूछे और नहीं आता तो सिंपली नो बोल दें, मतलब कुछ ऐसा हार्म तो नहीं है कि अब टाइम तो है नहीं कि वापस ग्रेजुएशन का Obviously, yes, पढ़ that ले। is very natural answer. Yes, you can say it has been so many years, so I don't recall. But you don't be too defensive in that. Maybe the first question you can afford to say no, simple no. Sorry sir, I don't know answer to this. If he is a mature person, then he will, you know, probably think that, you know, this person has, it has been long time that कि उसने graduation किया था और बच्चे को नहीं आता है, let ask something else। अगर वो होगा मतलब टिपिकल आदमी, तो वो करेगा परेशान, अच्छा ये नहीं आता दूसरा बता, अच्छा ये नहीं आता तीसरा बता। तब उसको जैसा कि अभी जो रावत से बात हो रही थी वैसा उसको जवाब दे दो यार कि साहब काफी टाइम हो गया है ना। पहले ही क्वेश्चन पे मत बोल दो कि सर इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, ठीक है। एक क्वेश्चन पे देखो ना का कोई वो नहीं कटता मार्क, तुम ना बोलोगे तो कोई नंबर नहीं कट रहा तुम्हारा नंबर कट रहा है गलत आंसर देने, तुम्हारा नंबर कट रहा है अपने आप को खामखा कुछ प्रेजेंट करने में विच यू आर नॉट। आई होप इट इज क्लियर ना। यस अर्चिता माइक ऑन कर लीजिए। Yes, sir. Hello, sir. Sir, actually मेरा question on the similar lines है। मैं मैथ्स टीचर हूँ, मैंने ग्रेजुएशन में मैथ्स ऑनर्स किया है, देन एमएससी मैथ्स किया है, और आई वाज मैथ्स डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट ऑल्सो। स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने वो ऑप्शनल लिया था, बट आफ्टर 2 years आई लेफ्ट इट एज ऑप्शनल। तो अब मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू वुड कम टू मैथमेटिक्स, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट। So what should I be doing with that is one question. नहीं ठीक है ना, मैंने other question, this question we have answered directly and indirectly in the previous two questions. I hope that should be clear to you now. Yes sir. Sir, the other question is, since I am a teacher, तो मेरे अगर मतलब कोई भी question मुझसे पूछा जाता है तो मेरे mostly examples जो हैं वो स्कूल से ही stem out होके आ रहे हैं कि about anything। तो is that fine कि अगर मैं हर example वहीं से दूँ?
Yes, yes, absolutely fine. I mean, you can maybe say, yeah, you can tell with your own experience. That is no issue in that. ओके। और सर थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि सिंस हमें ये नहीं बताना है कि हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है या हम कहाँ काम कर रहे हैं, मतलब कहाँ काम कर रहे हैं ये नहीं बताना। और जो मेरे स्कूल में है तो सर जैसे वो दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, मिशन देशभक्ति है, ईएमसी है, या फिर हैप्पीनेस है, या फिर मिशन बुनियाद है, तो वो सब बहुत पर्टिकुलरली ऐसी है जो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है। तो अगर मैं उसका एग्जाम्पल्स कोट करने लगूंगी तो दैट वुड बी लिटिल एविडेंट। ब्रॉड चीजों के बारे में बात करूँ आपका ना, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, आपका सबसे अभियान हो गया, आरटी हो गया, होती है वो हो गई है, काफी सारी चीजें हैं उनके बारे में बात करें। एंड मे बी 1 or 2 scheme of Delhi government you can quote. I mean, there is no harm in that. दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम कोट कर रहे हो, कोई नुकसान नहीं है उसमें। उसको ये पता लगेगा दिल्ली में है, दिल्ली में कहाँ से भी थोड़ी पता लग रहा है उसको यार। अब ऑब्वियसली जो जितने भी आप अपीयर हो गया, जो भी आप अपीयर हो रहे हो, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम से मे बी फ्रॉम हरियाणा, तो वो हरियाणा तो कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाएगा ना यार। आई मीन कि आप इसको थोड़ा वो स्ट्रेच करो कि भैया मैंने ये बता दिया कि सर आई एम फ्रॉम इंडिया, आई मीन उस तरह से नहीं बनता ना। तो ऑब्वियसली आप इंडिया से हो सब लोग, किसी ना किसी स्टेट से हो। स्टेट का बताना इज नॉट यू नो कि यू आर रिवीलिंग योर आइडेंटिटी और यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पूरी एक्सरसाइज का, वो ये है कि आपका विल नहीं होना चाहिए कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो, उसका कोई हिंट नहीं मिलना चाहिए उनको, who you are. So long as it hides your this thing, that is fine according to me. You can name a few schemes. Schemes are generic. Okay, thank you. Maybe we can take Ashish Tandon. हाँ जी आशीष। Hello sir. Sir, I am an MBBS graduate. So every time in interview the question is asked, why didn't you join PG? So that's तो उधर आके रुक जाता है सबको। तो प्रॉपर आंसर बोल दो कि सर मैं सिंस ये शुरू कर दिया झमेला तो मैं कैसे पीजी में एडमिशन ले लूं। ठीक है, कैसे करूं दोनों चीजें एक साथ साहब, आप बताओ। ठीक है, बोलो सर पीजी में एडमिशन कौन सा आसान है सर, मेरे को तो सबसे बेस्ट ब्रांच चाहिए थी, तो ये तो मेरे पास 2 चॉइस थी, या तो मैं वो ब्रांच में जाऊं या फिर मैं इस साइड में आऊं। तो फॉर द टाइम बिंग बोल देना कि मैं सर मेरा है इसके लिए सर, वो सर आप मेरे को अगर इतने प्रयास के बाद अगर आप मेरे को नहीं लेंगे तो मैं करूंगा पीजी, बढ़िया से करूंगा, उसमें आप कौन मेरे को सलाह देने वाले हो, करूंगा मैं। थैंक यू सर। मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा पीजी। हाँ श्योर। शिवा कश्यप। जो बात है ना, देखो हर चीज का आंसर आपकी जो लाइफ की चॉइस है ना उसमें छुपा है दोस्त। सच ही है, हर एक चीज का आंसर मोस्टली सच ही होता है। आपकी जो लाइफ में आपने जो चॉइस करी है ना, अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि वो जो कोई आपको गिल्ट ट्रिप के ऊपर में ले जाने की कोशिश करे ना, वो उस गिल्ट ट्रिप पे को आइडेंटिफाई कर लेना, समझ लेना है कि वो एक गिल्ट ट्रिप है और उस गिल्ट ट्रिप के ट्रैप में नहीं फंसना है। बस लॉजिक है यार इस चीज के। बोलोगे यार कि एमबीबीएस के बाद पीजी करना कहाँ लिखा है? श्योर सर। ये तो ऐसा हो गया ना, 12वीं के बाद मेडिकल क्यों नहीं, आपने एमबीबीएस क्यों नहीं किया? अरे मेरे भाई नहीं किया मैंने यार। बायो से रिलेटेड कोई एक ही फील्ड थोड़ी है जिसमें कि यार हर एक आदमी को घुसना है। सारे 19,000 सीटों में घुसेंगे तो कैसे घुसेंगे फिर? बोल दो फिर मैंने तो कोशिश करी, नहीं हुआ फिर। ठीक है सर। ठीक है ना? Good afternoon. The answer is very clear. I mean, we can ask. We can take it for. We can have 10 more minutes. सर मेरा क्वेश्चन जो है इंटरव्यू की लैंग्वेज के रिगार्डिंग, सर इफ आई ऑप्ट इंग्लिश फॉर मीडियम ऑफ इंटरव्यू, तो क्या सर मैं बाइलिंगुअल शिफ्ट कर सकता हूँ व्हाइल इंटरव्यू, और सर मेरे मार्क्स कटेंगे क्या? आपसे जो सामने वाले ही कर देंगे, देखना। हरियाणा में सर ऐसा होता है कई बार कि एक्चुअल तो हम आई एम गुड इन इंग्लिश, बट कई बार ओपिनियन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़ा मदर टंग में ज्यादा एक्सप्रेस किया जाता है। बढ़िया से बता के आना उसको, लैंग्वेज का कोई ज्यादा रोल नहीं है ना। ओके। उसका कारण 2 चीजों का कारण है कि एक मैच्योर इंटरव्यू पैनल समझ पाएगा इस बात को कि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को अंग्रेजी में पूर्ण दक्षता हो, ठीक है, तो चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप जिस स्टेट का इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ की तो कामकाज की भाषा ही हिंदी है। यस सर। ठीक है।
गौरव चौहान। सर मेरे को आपसे ही क्वेश्चन था कि एक जैसे कि आपने बताया कि लोकेशन वगैरह नहीं बता सकते कि कहाँ पे हो, पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे अपना स्कूल का नाम है और कॉलेज का नाम है, तो वो सब बता सकते हैं कि कहाँ पे कंपनी थी, कौन सी जॉब करी जहाँ पे? नहीं बता रहा ना, अगर नहीं बता रहा कैटेगरी बता सकते हो, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन मेडिसिन या इंजीनियरिंग बीटेक। वो आई थिंक वो इसलिए नहीं बताया ना कि अगेन उससे वो ट्रेसेबिलिटी का वो चांस रहता है ना। दे आर ट्राइंग टू रिमूव द बायसनेस कि बोर्ड भी आपको बायसनेस में ना रखे। कोई बोर्ड मेंबर को ये बता दे कि भाई एक सब लड़का आएगा पीडीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहादुरगढ़ वाला, उसको देख लेना यार एक बार, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द इशू ना, because there can be many engineers, there can be many doctors in the interview, there can be many this thing, there can be many people who are working in this thing, तो उनको बट उनमें से एक उस कॉलेज वाला, ये तो फिर है ना क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी नैरो डाउन हो जाती है दोस्त। ओके सर। आदित्य शौरान, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए आदित्य, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मेरे पापा अभी रोडवेज से रिटायर है, हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट से, तो उनसे मैं पूछ रहा था कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो उन्होंने बताया कि एक इशू ये है कि भाई प्रॉफिट में नहीं चल रही पहले हरियाणा रोडवेज, तो उसका एक रीजन ये है कि जैसे अपने जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होते हैं वो इतना, उनका मतलब वो इतना खुल के काम नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई सवारी पैसेंजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये ऐसी चीजें बोलनी चाहिए इंटरव्यू में। अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले मैक्रो से शुरुआत करो यार, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी का आपने बोल दिया, फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वो तो एक अलग चीज होगी। आप दूसरा ये भी देखो कि कितनी स्टेट हेलो, हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ सर, अभी आ रही, बीच में चली गई थी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह की जो होती है ना सर्विसेज, इनमें हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी देख के नहीं चलती है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जाती है। तो कारण ये है, मतलब मेरा सर क्वेश्चन मतलब ये तो एग्जांपल देके मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा जैसे इश्यूज होते हैं ना, जैसे ये वाला इशू है, हाँ, थोड़ा एचआर इश्यूज का बोल सकते हो कि देयर आर सम एचआर इश्यूज आल्सो, सो मे बी दे आर नॉट यू नो, और ऊपर से सैलरी वगैरह भी ज्यादा जाती है। अगर आप पब्लिक और प्राइवेट की सैलरी देखोगे ना, तो ओवर द ईयर्स है ना, एक की जो आदमी की पेंशन की लायबिलिटीज है, ये है वो है ज्यादा, वो ठीक ठाक ज्यादा रहती है। यू कैन टेल दैट प्रॉफिटेबिलिटी का, लेकिन डोंट जस्ट टॉक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड यू नो द इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में आप बात करो, बीइंग अ यूजर इटसेल्फ। जैसे कि आप क्या बात करोगे, कैन यू टॉक अबाउट पंक्चुअलिटी, कैन यू टॉक अबाउट से द फैसिलिटीज और द कंडीशन ऑफ बसेस, आप उसके बारे में बात करोगे ना। डाइवर्स रखना अपने आंसर को थोड़ा सा। प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी वन ऑफ द थिंग्स, बट अकॉर्डिंग टू मी profitability in public transport is not the biggest concern of any this thing, ठीक है। the routes सर जैसे कि रूट कितने सर्व कर रहे हैं। हाँ सर, जैसे हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं है, बट जैसे मैं इंटरव्यूअर को बोलूं कि भाई इसमें ये वाली दिक्कत आ रही है, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि सर गवर्नमेंट में तुम जा रहे हो और ये वाली चीज नहीं बोलनी है वहां पे। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई कमी है, आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली सरकार में कि कार्यशैली में कोई कमी है तो वो हमें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव लगेगा। डू यू वांट टू से दैट? ना ऐसा नहीं होता है। देखो भी समस्याएं हैं सब जगह पे, हमको बहुत ज्यादा स्केप्टिकल या फिर बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं साउंड करना है, लेकिन जो वैलिड कमियां हैं सिस्टम की, और जब बात पूछी ही उसने सिस्टम की कमियों की है तो कमी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। ये बोलेंगे कि जैसे ना सब कुछ अच्छा है, बस वो कई बार है ना वो हेलो डियर पैसेंजर्स नहीं बोलते हमारे वाले। आई थिंक वो शुगर कोटिंग अगेन होगी ना। जब हम कमियों की बात करेंगे तो मोटी कमियां बोलेंगे कि जैसे कि आप क्या बोलोगे कि भैया आपने प्रॉफिटेबिलिटी का बोल दिया, अंडर सर्व्ड है एरियाज, ठीक है ना। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। शगुन, गुड आफ्टरनून सर। यस सर। सर इंटरव्यू के टाइम पे सर अगर ऐसे जैसे आपने बताया पहले भी 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे अगर हो जाते हैं जिनका मतलब क्लियरली आंसर आ नहीं पा रहा है,
तो सर इज इट ओके कि हम उनको बोल दे कि नहीं आता, या फिर उस पे गेस वर्क करना चाहिए? ना ना, गेस नहीं करना भाई, गेस क्यों करना है? ठीक सर, तो मतलब वो स्किप करवा सकते हैं उनको बोल? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, भी बताया तो मैंने, ना बोलने का कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है सर। ओके अमन। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो फिजिकल फिटनेस होती है वो इंटरव्यू के बाद होती है या उसका और टाइम मिलता है या कुछ? बिकॉज पर्टिकुलरली जैसे आई साइट का मैं देख रहा था नोटिफिकेशन में, तो उसमें 8 तक अलाउड है, बट मेरा नंबर थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे पूछना था कि अगर लेसिक वगैरह से करेक्ट हो जाए या नॉट अवेयर अबाउट ये ना कि एट व्हाट टाइम। अच्छा So maybe Amit can tell about this thing. It's a long time. If I recall in our case, for जिन्होंने HPS भरा था, तो उनका HPS वालों का जो एक बेसिक होता है ना, पुलिस वालों के शायद हरियाणा में फिजिकल भी कुछ करवाते हैं लोग बाग, हाइट वाइट फलाना दिन का टेस्ट करके, उतना हुआ था। बाकी मेडिकल आई थिंक हमने सर्विस ज्वाइन करने के बाद किया था, हमारा जो मेडिकल हुआ था ना। ओके। मेरे को अलाइड सर्विस मिली थी, तो उसके बाद हमने भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में कई दिन बाद करवाया था, हिपा में ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में। तो बस यही रहता है, हाइट है, चेस्ट है और आंखों का नंबर रहता है, बाकी वही बता सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर आजकल का, आई एम नॉट वेरी श्योर। Maybe you can call to HPSC, but again HPSC का प्रेरोगेटिव ही होगा या नहीं होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। सर अमित सर आप बता सकते हैं क्या कंफर्म करके कहीं से? आप एक बार मेडिकल में जाएंगे ना 7 तारीख को, एक काम करो ना, पिछले बैच वाले से पूछ के यू कैन शेयर इन द ग्रुप और व्हाटएवर। ठीक, देखते हैं, उसका ट्राई करते हैं कुछ आंसर फाइंड। बाकी वहीं पे जाने के बाद ही पता चलेगा, जब आप हाइट और चेस्ट के लिए जाएंगे दे कैन टेल कि इतने नंबर में कुछ आगे हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका मुझे भी कंप्लीट आइडिया नहीं है। बाकी देखते हैं अगर कुछ आंसर मिलता है तो। ठीक है, दीपक गुप्ता। जी सर। सर मुझे पूछना था कि जैसे सर ये एक हॉबी सफिशिएंट है कि नहीं, और एक और क्वेश्चन सर कि जैसे क्रिकेट एक हॉबी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत सारे लोगों की होती है, तो ऐसा कुछ है क्या सर? ना ना, तो क्या हो गया, एक सब लोगों की है, सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं आज के दिन में, तो तुमने भी कर लिया तो थोड़ी पाप कर दिया। तो हॉबी है क्रिकेट तो है, और एक है तो एक ठीक है, थैंक यू है ना, एक ठीक है। रेणु काद्यान। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी सर मैं हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हूँ, और अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के स्कूल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और टीचर्स में और बच्चों की साइड से क्या प्रॉब्लम है, तो बगैर पार्शियल हुए सर एक मतलब प्रॉपर आंसर कैसे दिया जा सकता है, या क्या आंसर हो सकता है? लाइक मैं एक्सट्रीम ना जाऊं कि भाई पेरेंट्स साइड की ज्यादा मतलब उनके खिलाफ ही ज्यादा बोलूं या फिर टीचर्स के खिलाफ, एक बैलेंस्ड आंसर कैसे दिया जाए सर? पेरेंट्स के खिलाफ तो आप कैसे बोलोगे यार, पढ़ाना तो आपका काम है। नहीं सर, लाइक जैसे हम लोग कराते हैं तो बट फिर भी बीच में बच्चे चले जाते हैं, नहीं तो फिर वो उस चीज को हाईलाइट नहीं करना ना। नहीं, इसमें दूसरे के ऊपर नहीं डालना है, उसका कारण यही है क्योंकि मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना कि मे बी यू आर नॉट टीचिंग दैट प्रॉपरली, कि आप बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट नहीं करवा पा रहे हो, एंड द चाइल्ड इज नॉट विलिंग टू स्टे इन स्कूल। ठीक है जी सर। नहीं, तो दैट इज एक्चुअली द रीजन। हम कहेंगे सामने वाला जो बंदा बैठा होगा ना, उसको तो यही लगेगा, उसके दिमाग में वो एक परसेप्शन है सर। हाँ, तो जो परसेप्शन है, परसेप्शन के को बहुत, आप सभी लोग एक बात ये भी ध्यान में रखना प्लीज, बहुत ज्यादा जो परसेप्शन है ना किसी नौकरी के बारे में, किसी उसके बारे में बहुत फाइट नहीं करना है इंटरव्यू में सभी को। हाँ जी। एक मैं एग्जांपल देता, एक एग्जांपल क्या है कि हरियाणा में सेक्स रेशियो पुअर है, हरियाणा की सोसाइटी पैट्रियार्कल है। आप में से कितने लोग हो जो इससे डिसएग्री करते हो? जो डिसएग्री कर रहे हैं ना, वो उनकी आर्गुमेंट स्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है, स्टैंड इसलिए नहीं करेंगे कि है ना, फिर वो इंटरव्यूअर है ना चाइल्ड सेक्स रेशियो पे आ जाएगा, फिर वो इंटरव्यूअर है ना कोई ना कोई इंसिडेंट हो रखे हरियाणा में वायलेंट के, वो आप जाएंगे वहाँ पंचायत में आ जाएंगे, वो फिर आपके बाद में है ना उठा लाएंगे वो, which will be very difficult for you to deny।
इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल्स का अगर आप परसेप्शन हरियाणा वाले का बहुत ही आप वो रखोगे ना कि भैया बहुत ही अच्छे हैं, शानदार है, बढ़िया है, दैट विल आल्सो बी डिफिकल्ट। तो आपको जनरल स्टीरियोटाइप किसी चीज का हो गया है ना, तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट थिंग, ठीक है। अब किसी का स्टीरियोटाइप है ही ये, चलो भाई बाकी जितने भी लोग बाग यहाँ पे जुड़े हुए बताओ ना मेरे को, क्या कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उसमें एक काफी बड़ा जो रोल है वो हम टीचर्स की क्वालिटी का या पढ़ाने के तरीके को या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन चीजों का पेरेंट्स का रोल लीस्ट है। ये कितने लोग इससे एग्री करते हैं यार? मोस्टली एग्री करेंगे इस बात से। एग्री करते हैं चाहे हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर हमारे एक हार्ड एक्सपीरियंस हमने दूसरे लोगों से सुना है उसका। आपके लिए मैं क्या सजेशन है रेनू? जी सर। हाँ। आपको बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू यू नो ब्रॉडर जो इश्यूज है ना उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बात कर सकती हो, टीचर्स की कैपेसिटी के बारे में बात करो ना आप यार, पढ़ाने का कितनी ट्रेनिंग हुई है टीचर्स की यार, और कैसे मतलब है ना क्या पढ़ाना है, आज का जो आवश्यकताएं हैं। एक बार गवर्नमेंट सिस्टम में जो टीचर घुस जाता है उसका कितनी बार इवैल्यूएशन होता है बाद में कि हाँ भैया आपको ये चीज आती है नहीं आती, ये नए स्किल सेट ऐड हो गए हैं, नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके बाद में आपका ये चीजें अपग्रेड कर लेनी चाहिए आपको। कहाँ होता है वो? सबसे जरूरी चीज है वो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सब में क्या होता है, फ्रेश ब्लड का इन्फ्यूजन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि उनके स्कूल्स में एक टीचर एक बार आ गया और वो लाइफ लॉन्ग उनकी लाइबिलिटी हो जाती है, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमको ये नहीं बोलना है, बट वी हैव टू से इन दिस टर्म कि भी टीचर्स का जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग और उनका वो है ना एक बहुत बड़ा, ठीक है जी सर। तो मींस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे होना चाहिए साहब। मैं इतने साल से टीचर हूँ, मेरी आज तक कितनी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है सर अब काफी होने लगी है। मतलब ठीक है होने लगी है, तो आप उसके बारे में बताओ कि भैया उसमें क्या है, किस तरीके से होनी चाहिए, क्या उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है सर। तो आपको उस तरीके से चीजें बतानी है। अवॉइड करना आप टीचर्स के ऊपर में ब्लेम डालने का बहुत ज्यादा उस तरह का। सिस्टमिक कमियां जो है ना आप उनको आप ध्यान में रखना। ओके सर। गौरव चौहान। यस सर, अगेन मेरा थोड़ा प्रोफेशन के परसेप्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि सर एक्चुअली मेरे फादर का सर बिजनेस है रियल एस्टेट से रिलेटेड। सो ऐसा परसेप्शन रहता है कि रियल एस्टेट मतलब करप्शन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो क्या मेरे से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर या मैं थोड़ा अवॉइड करके ऐसे बोल दूं कि मतलब मेरा मतलब एग्रीकल्चर का भी है रिलेटेड थोड़ा सा, तो कि मैं फार्मर है मतलब ऐसे, तो मैं ना बोलूं कि रियल एस्टेट से लिंक्ड है? ना जो है वो बोलो ना यार, उसको क्या दिक्कत है उसमें अगेन मैं बोलूंगा आपको। रियल एस्टेट का जैसे आपने बात किया, तो कोई भी चीज क्यों होती है यार, उसके कई बार क्या होता है एनेबलिंग फैक्टर भी होते हैं ना। अगर सपोज आप सरकार में हो और आप चाहो कि यार कि कल से रियल एस्टेट में ब्लैक मनी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है क्या यार? ये मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है यार ये। उसके रीजंस क्या होते हैं? देखो ब्लैक मनी क्यों इन्फ्यूज होती है, पहला कारण तो ये होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन होती है ना उस पे एक बड़ा डिसइंसेंटिव होता है कि उस पे जो स्टैम्प ड्यूटी और ये जो इम्पोज करती है सरकार, दैट वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी हाई एट टाइम्स। यस सर। तो उसमें जो आम आदमी है वो हमेशा फिर कन्नी काटने की सोचता है, ठीक है। तो कैन यू से कि वी कैन रैशनलाइज दिस थिंग कि देयर विल बी अ फ्लैट स्टैम्प ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। लेकिन अपने यहाँ पे क्या होता है कि स्टैम्प ड्यूटी है वो प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू होती है, बट मिनिमम विल बी दिस थिंग। तो कांट यू से कि इट्स अ फ्लैट थिंग? In that case, people will have less, disincentive to hide. At least those people who have actually very hard-earned money, और जो कि ये है उनका सबका, वो भी स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में है ना कई बार वो डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद बोलो कि ना कि घटा, सुनो मेरी बात एक बार, आप पॉइंट्स को समझो और उसको पहले हमेशा प्रॉब्लम को उसका वो समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पहले कैश ट्रांजेक्शन भी बहुत प्रमोट की जाती थी, अभी एटलीस्ट आपके कैश ट्रांजैक्शंस आपके फादर बताएंगे आपको कि दे आर नाउ कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्करेज्ड, और आपको ऑनलाइन पेमेंट्स ही करनी है। तीसरी बात ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें है ना जो एक बड़ा इनफॉर्मल तरीके से उनका लेन देन और ये सारी चीजें चलती थी, अब रेरा के आने के बाद में दे हैव टू ओपन वन अकाउंट, ठीक है ना, सो एस्क्रो अकाउंट टाइप से होता है कि जिसमें वो पैसा डालते हैं और उसके बाद में
इन्वेस्टर की मनी भी प्रोटेक्ट रहती है और मोस्टली मनी को एक प्रॉपर ऑनलाइन चैनल तरीके से उसको चैनलाइज करने का तरीका किया जाता है। ठीक है, ओके। तो 3-4 पॉइंट बोल दो कि हाँ जी अभी भी समस्याएं हैं। क्योंकि अगेन व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि व्हाई यू कैन नॉट डिनाई दिस थिंग, बिकॉज एवरीबडी हैज डेल्ट विद रियल एस्टेट इन हिज और हर लाइफ। तो आप उनको कुछ ऐसे ही घुमाने की कोशिश करोगे ना, तो दे विल इमीडिएटली, उससे आपका नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर का नंबर नहीं कटेगा, उसका आपके पूरे नंबर कटेंगे कि यू आर ए डिसऑनेस्ट पर्सन, यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मिसगाइड द इंटरव्यू पैनल। जहां पे, इसीलिए मैंने आपको स्टीरियोटाइपिंग के बारे में भी कहा कि यू आर आइदर नॉट अवेयर अबाउट द रियलिटी, और यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट इट, और यू आर सिंपली ट्राइंग टू बी डिसऑनेस्ट। तो इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप कभी नहीं करना है यार। रियल एस्टेट में जब जाता है ब्लैक मनी तो जाता है यार, व्हाई, आई मीन यू कांट हेल्प इट। आप बोल दो कि हाँ सर है ना, होता है, कैश का भी ट्रांजैक्शन होता है इसमें ना। ठीक है, ओके सर, यस सर। फिर वो बोल राशि आप गलत काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बाद की बातें हैं। बोल दो कि सर आई एम नॉट अबाउट ग्रेटली अवेयर बारे में, तो वो कितना कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, कितना बिजनेस मेरे फादर करते हैं, बट यस समटाइम्स ही मेंशन, एंड एज फार एज माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग गोज लोग कैश भी थोड़ा बहुत देते हैं। तो सर इतना ही बोलता है। फिर पूछा कि क्यों होता है ऐसा, फिर आप उसके बताओ कि भैया देखो जी ये जो ये रहता है इसी कारण से होता है, एंड ऑब्वियसली पीपल हैव ब्लैक मनी आल्सो। ठीक है सर, वो भी होता है, ठीक है, बट माय फादर डज इट ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल, सो ही डजंट इंडल्ज इनटू, यू नो, वो बोलना नहीं है, मतलब मे बी इफ दे प्रोड यू ना, कि वो बोले कि ना भैया अपने पिताजी के बारे में बताओ, अपने पिताजी के बारे में, तब उनको बताओगे आप कि थोड़ा सा ऐसा होता है जी, हम तो बड़े ही शॉर्ट स्केल पे करते हैं, एंड मोस्टली ऐसा ही होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। I think Rashi, one last question from Rashi. Okay. Rashi. Good afternoon, sir. जी। सर मुझे ये बोलना है कि जैसे मैंने आपके जितने भी सारे आंसर सुने हैं, तो इस चीज से ये लग रहा है कि बिल्कुल ऑनेस्ट होके, जैसे मैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे ही आंसर्स बताते हैं जैसे आप बता रहे हो। बट कई बार हम लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें पूरा प्रॉपर ये कि भी आपको इतने सारे पर्सपेक्टिव्स लेकर के आने हैं, एक्सट्रीम नहीं जाना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, मतलब गलत इन द सेंस बहुत ज्यादा गलत नहीं, बट थोड़ा सा अगर कमी है, एक्चुअल है तो एक्चुअल है। मतलब तो क्या हम लोग ऐसे ही जो ऑनेस्टी के साथ आंसर्स दे सकते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो हैं? तो वही तो बोल रहे हैं राशि इतनी देर से, अभी लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये सर वही, हाँ बस लास्ट में यही कंफर्मेशन है कि सर कि जैसे आपके आंसर्स वही हैं जो हम लोग अंदर से सोचते हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स या जो भी है, मतलब अच्छी पोजीशंस पर उन्होंने भी जो चीजें देखी हैं रियलिटीज में, वो भी यही आंसर देते हैं हमें। बट हम लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखते देखते उसमें होता है कि आपको भाई बिल्कुल अपना मिडिल पाथ लेकर के चलना है, तो वो चीज कैसे मतलब कि यही दे सकते हैं हम लोग कि जैसा हम लोग सोचते हैं और बोलते हैं? मिडिल पाथ से कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होना है, हाँ जी सर, शुगर कोट नहीं करना है, कहने का मतलब है। कई बार क्या हो जाता है कि कई बार लोग पूछेंगे ना कि यार की एजुकेशन सिस्टम, तो बोलेंगे कि यार कि सब खराब है यार। नहीं सर ऐसे नहीं, बोलो कि बिल्डिंग देख लो साहब हमारी खराब, टीचर हमारे रद्दी, रिक्रूटमेंट में स्कैम, फिर वो सारा उस लाइन पे नहीं चढ़ना अपने को ना। ओके सर। क्योंकि ये चीजें क्या होती है, कुछ चीजें होती है ट्रांजिएंट। चलो एक स्कैम हो गया तो चलो खराब आदमी आ गया तो उसको ट्रेन करो भैया। बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? बेसिक प्रॉब्लम वो ट्रेनिंग में आती है, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम आती है कि उनके पढ़ाने का तरीका क्या है, उस चीज में आती है। मतलब यू कैन हाईलाइट सच काइंड ऑफ थिंग एंड हाउ टू, यू नो, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम है ही यार स्कूलों में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पीने के पानी, यस सर, इतने साल हुए हैं कि हमारे यहाँ पे स्कूलों में टॉयलेट हो गए यार। अभी राइट टू एजुकेशन आने के बाद में टॉयलेट्स पे ध्यान गया है, ठीक है। यू कैन टेल दोस थिंग्स। ओके सर, चलिए, आई थिंक दैट वाज नाइस एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू नितिन भाई फॉर द वंडरफुल सेशन। सबको काफी हेल्प हुई होगी, और we'll meet again after the result. चलिए, श्योर एंड आई अगेन विश यू लक ऑल ऑफ यू। और याद रखना बीच में भूल जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay. So that is it. अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। We'll take some more doubts. हाँ, स्वर्णिमा।
सर मेरा डाउट ये था कि अभी जैसे इन्होंने 7th को भी हैव टू गो फॉर मेजरमेंट, तो अगर किसी की प्रायोरिटी नहीं थी फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी बट वो फिल कर दिया था टुवर्ड द एंड एंड उसमें जो रोल नंबर है, बट अगर अगर हम नहीं शो अप करते हैं तो ऐसा कुछ कैंडिडेचर कैंसिल तो नहीं होता हमारा? नहीं, बस आपको डीएसपी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता। ठीक है। गौरव सर एनी आइडिया वो कितना टाइम लगता है उस चीज में? हाँ, डीएसपी वाले में यस सर विल इट टेक एंटायर डे? ऑलमोस्ट आप वहां पे जाओगे। आप कहाँ पे रहते हैं अभी? सर कुरुक्षेत्र। तो ज्यादा दूर तो नहीं रहेगा, आप आराम से सर बट वो एग्जाम इज कमिंग, 1 घंटा आपको लगेगा मैक्सिमम, 1 से 1.25 घंटा। सर यूपीएससी के एग्जाम इज कमिंग अप, तो उसके चक्कर में आपको थिंकिंग प्रायोरिटी पर नहीं आई है तो नहीं ऐसा मतलब देखो दोनों ही चीजें हैं। आप किसी के साथ ही जाएंगे ना, अगर जाएंगे तो। यस सर। तो आप अपना रास्ते में जाते जाते गाड़ी में पढ़ सकते हो, ठीक है, और यूटिलाइज दैट टाइम। ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो जाना चाहिए। वो 3-4 घंटे उतना मैटर नहीं करेंगे। जाओगे वहां पे बैठोगे, अपना कुछ साथ में नोट्स वगैरह लेके जाओ। वहां पे एक लाइट सा हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा, आप उससे फाइट रहेगा। ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, हार्डली मतलब 1-2 घंटे में फ्री हो जाओगे, ठीक है। जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जब भी वो शुरू होगा, 9 बजे बुलाया है, हो सकता है 9:30-10 बजे शुरू हो जाए, तब तक अपना टाइम यूटिलाइज कर लो बस, ठीक है। थैंक यू सर। सर मुझे दिल्ली से जाना पड़ेगा सर, एक बार वो आई साइट वाला जो क्वेश्चन था प्लीज उस पर कंफर्म करा देते तो अच्छा। शिव आवाज नहीं आ रही अच्छे से। दिल्ली से जाना पड़ेगा सर? दिल्ली से मैं जाऊंगा तो मैं वो आई साइट का जो क्वेश्चन था, अगर वो आप कंफर्म करा देते तो सही रहता। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ सर। उस दिन तो नहीं होती है आई साइट चेक, उस दिन तो खाली हाइट एंड चेस्ट ही होती है। आई साइट अगर सिलेक्शन के बाद मेडिकल में होगा। एक बार ये कंफर्म हो जाए कितने नंबर तक अलाउ करते हैं वो, ताकि बाद में भी तो फिर कोई फायदा नहीं है जाने का, अगर ये आइडिया हो जाए थोड़ा। चलो देखते हैं, मैं अपने एंड पे देखता हूँ, बट मतलब मोर और लेस तो वही बता पाएंगे। बट वहाँ पे भी एचपीएससी में किसी को ज्यादा आइडिया नहीं होता, मेडिकल में ही रहता है। लेजिक वाला देखना पड़ता है। सर एक डाउट था कि जो एक्चुअल इंटरव्यू वाले दिन डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, एक तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ही, इसके अलावा जो करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब भी ले जाना होता है या नहीं? मतलब ये कुछ नहीं चाहिए होता? नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर का कुछ नहीं है, बस अपनी सर्टिफिकेट्स, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपने उसमें पढ़ी है वही। ओके ठीक है। बाकी अपने पास आपकी एक फाइल होगी ना, फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेके जाओ, क्या दिक्कत? अच्छा रवीना सर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप एक बार प्लीज लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो जो जो जरूरी है? हाँ वो कर देंगे वो सारा आते ही प्रोवाइड करो। थैंक यू सर। आशीष सर कैन यू प्लीज टेल व्हाट कैन बी डिस्क्लोज इन इंटरव्यू? व्हाट कैन बी डिस्क्लोज इन इंटरव्यू, लाइक नेम, लोकेशन, क्या चीजें जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते? आप अपना नाम नहीं बता सकते, ठीक है, पिताजी का नाम हो गया। आप अपनी लोकेशन कोई भी, होम टाउन की, आपकी ग्रेजुएशन की, ठीक है, वर्किंग प्लेस की लोकेशन, हाँ ये बता सकते, नेचर बता सकते हो, नेचर ऑफ योर वर्क। ओके सर। ठीक है, और नेचर ऑफ योर ग्रेजुएशन, बीटेक, आई डिड बीटेक इन दिस, यू डिड एमबीबीएस, सो जस्ट से आई डिड माय ग्रेजुएशन इन मेडिसिन, बस बताना चाहो तो, ठीक है। ओके सर। तो करंटली वो भी नहीं बता सकते कि करंटली कहाँ रह रहे हैं? करंटली कहाँ रह रहे हैं ओके, वो भी नहीं बताना, ठीक है। रेनू अभी ऑन कर लीजिए, आपके माइक से पीछे ना डिस्टरबेंस आ रही है काफी, आप सिर्फ जब बात कर रहे हैं तब ऑन रखिए उसको। हाँ जी बताइए। सर मुझे ये पूछना है कि एनओसी हमें अपने डिपार्टमेंट से लेनी है या नहीं, क्योंकि मैं काफी टाइम से जॉब कर रही हूँ। तो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे, तो आप जॉब पे ही थे, और आपने कोई बॉन्ड कराया क्या? नो सर। बस तो फिर क्यों लेनी? नहीं लेनी है ना सर। और इसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन का इन्होंने बोला है सर, सेल्फ डिक्लेरेशन करना
मतलब एक फॉर्म हमें फिल करके अपना बस सिग्नेचर करना है उस पे, या कुछ उसका एफिडेविट वगैरह से भी नहीं बैकअप नहीं, करना है? इसका एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको डिक्लेरेशन देना होता है। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर, आपके पास हरियाणा इश्यूज स्पेसिफिक कोई पीडीएफ होगी जो आप ग्रुप पे? हाँ, हम रेडी कर रहे हैं, वो मिल जाएगी आपको, आज शाम तक रेडी हो जाएगी। तो करंट अफेयर के हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स है, हरियाणा बजट इकोनॉमिकल सर्वे है, वी आर मेकिंग इट। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, आई थिंक हो गए होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना? चलिए ठीक है। हाँ, रेनू, अजीत। सर एक क्वेश्चन था कि आप इकोनॉमिक सर्वे और ये मतलब ऐसे हरियाणा के रिलेटेड इश्यूज वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट्स देखेंगे क्या? करंट इश्यूज चल रहे हैं, थीम ऐसा कुछ? हाँ हाँ, वो अभी बताया ना मैंने, वो मिल जाएगा आपको। ओके। और उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी क्लास भी मिल जाएगी जिसमें ब्रीफली बता दिया जाएगा कि यही पढ़ लो, यही याद कर। ठीक है सर, ओके। ठीक, अजीत माइक्रोफोन ऑन कर लो। सर नमस्कार, मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, तो क्या मैं बता सकता हूँ वहाँ पे? अभी आप करंटली सर्व कर रहे हैं, बता सकते हैं इंडियन एयरफोर्स, आई एम वर्किंग, और मतलब कि या छोड़ के आए हैं एक्स इंडियन एयरफोर्स, बता सकते? अभी वर्किंग हूँ सर। हाँ, तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ठीक है। और बाकी देखो, नॉर्मली भी इट इज नॉट अबाउट व्हाट मीटिंग वी आर हैविंग करंटली। कभी भी किसी भी मीटिंग में आप ज्वाइन करते हैं, इफ इट इज अ वीडियो मीटिंग, सो ट्राई टू ज्वाइन इट विद योर वीडियो। ठीक है, दैट लुक्स गुड, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रहता है। बट आई डोंट नो हाउ वी आर इवॉल्विंग आवरसेल्फ, इफ व्हाट काइंड ऑफ, मतलब एक चीज एक पर्पस के लिए बनती है एंड we just try to hide our faces। एक दो आदमियों को समझ में आता है, जो हो सकता है कि because of circumstances they cannot switch on their video, but other than that you don't even have the confidence, you are not even ready to face yourself, so that should not be the case in any meeting whatsoever you are attending। if it is a video meeting, you should have your video open। इतना तो कॉन्फिडेंस अपने आप में रखो, और कौन तुम्हें क्या कर रहा है ये ऑनलाइन फॉर्मेट में तुम, मतलब दैट इज व्हाट आई बिलीव। बाकी सबका अपना अपना रहता है, कौन कितना करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। चलिए ठीक है, अभी के लिए हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और हाँ सचिन कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे ख्याल से कल भी सेशन होगा 2-3 घंटे का। हाँ, कल शाम को भी एक सेशन रखेंगे। दीपक धांगड़ सर विल बी कमिंग, ही इज हाईएस्ट स्कोरर ऑफ यूपीएससी 201 मार्क्स 2016, और वो यहाँ पास में ही नौसवा एक गांव है, वहां से हैं, और उनकी काफी डिफरेंट इनसाइट्स हैं इंटरव्यू को लेके। यू विल बी हैविंग दोज इनसाइट्स एज वेल। ठीक है, तो उनका शाम को करवाएंगे। और सर मॉक इंटरव्यूज मेरे ख्याल से परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट से। मॉक ऑफलाइन कल से स्टार्ट हो रहे हैं, बट वैसे हाँ, मतलब कुछ स्लॉट्स हमने कल और परसों के लिए भी रखे हैं। ऑफलाइन तो कल ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल और परसों के लगभग आई थिंक बुक हो चुके हैं। बाकी मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी फॉर्मेट में सोनू सर बता देंगे जो भी स्लॉट अवेलेबल रहेंगे ना। हाँ सर, एक तारीख आ चुका। हाँ, तो उस हिसाब से अपना बुक करवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम एक ग्रुप डिस्कशन रखेंगे 9 से 11 मैंने सोचा है, जिसमें हरियाणा के इश्यूज, नेशनल इश्यूज ना ऐसे बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसका एक इफेक्टिव फॉर्मेट मैं एक बार डिजाइन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपडेट कर देंगे। वो 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर? हाँ हृदय सर, आप जैसे सोनू सर का नंबर मिल सकता है अगर कंफर्म करना है, जैसे कल का स्लॉट है। नोट डाउन कर लो। हाँ जी सर। 996 हाँ जी 33 हाँ जी 7109। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर वाइंड अप करते हैं अभी मीटिंग को ना। चलिए, विल मीट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड मिलते हैं। थैंक यू सर।